सच कहूं तो जब भी हाँ तियान्यू साथ होता था जियांग फे को काफी स्ट्रेस फील होता था। वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था, या यूं कहें कि जियांग फे के मुकाबले उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। उसे पता था कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। ये ऐसी इंटेलिजेंस थी जिसे आसानी से नहीं सीखा जा सकता था। ऊपर से उसका गोल एकदम क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इतने लंबे टाइम से जियांग फे के साथ उसका अच्छा रिलेशन था, फिर भी अलायंस के एल्डर्स ने इसका फायदा उठाकर जियांग फे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं किया? असली बात तो ये थी कि हाँ तियान्यू का अपना ही अलग एजेंडा था। भले ही वो नॉर्दर्न फैक्शन का हिस्सा था और मास्टर्स के बीच उठता बैठता था, लेकिन हाँ तियान्यू खुद को सेल्फ सेंटर्ड ही मानता था। वो सेल्फिश नहीं था, बस दूसरों से पहले अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता था। नॉर्मल सोसाइटी में हान फैमिली एक बहुत पावरफुल फोर्स थी, फिर भी मार्शल आर्टिस्ट्स को बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। इसलिए हाँ तियान्यू को मास्टर्स के बीच चुना गया था। अगर ओल्ड हाई और बाकी दो एल्डर्स नॉर्दर्न फैक्शन के मैनेजर्स थे, तो हाँ तियान्यू उनका लॉजिस्टिक्स मैनेजर था। उसका में काम बाहरी दुनिया और मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के बीच एक ब्रिज बनाना था। भले ही हान फैमिली बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट्स की नज़र में वो सिर्फ सेकंड रेट माने जाते थे। वो ज्यादा अटेंशन डिजर्व नहीं करता था। जब मास्टर्स उसे भाव नहीं दे रहे थे और उधर हाँ तियान्यू के पास एक लेवल 4 भाई और एक लेवल 5 गॉड लाइक एग्जिस्टेंस का सपोर्ट था, तो एक बिजनेसमैन के तौर पर हाँ तियान्यू की सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए थी। अगर जियांग फे और हाँ तियान्यू की जगह आपस में बदल दी जाती तो जियांग फे को लगता था कि वो सच में दो हिस्सों में बंट जाता। एक तरफ उसका भाई एक अच्छा दोस्त था, दूसरी तरफ उसे अपने मास्टर को भी खुश रखना था। अगर कभी दोनों साइड के इंटरेस्ट आपस में टकराते तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। लेकिन हाँ तियान्यू से पूछो तो उसका जवाब कुछ और ही होता। ये बात कभी खुलकर नहीं बोली गई, लेकिन हाँ तियान्यू ने हमेशा दूसरों से पहले अपने बारे में सोचा था। जब भी वो किसी मुसीबत में फंसता वो बस अपनी जगह खड़े होकर ये देखता कि किस तरफ उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से कई परेशानियां आराम से सॉल्व हो जाती थीं। हाँ तियान्यू के पीछे खड़े मास्टर्स भले ही वीक ना हों, लेकिन वो कभी भी एक लेवल 5 मास्टर की बराबरी नहीं कर सकते थे। असल में हाँ तियान्यू अपने मास्टर्स से ज्यादा जियांग फे के करीब था। इसलिए अगर जियांग फे का मास्टर्स के साथ कोई झगड़ा होता और भले ही पूरा नॉर्दर्न फैक्शन उसके खिलाफ हो जाए, हाँ तियान्यू हमेशा जियांग फे के साथ ही खड़ा होता। इसका एक रीजन ये भी था कि जियांग फे के पास उसे बैकअप करने के लिए उसका लेवल 5 मास्टर था। सच तो ये था कि जियांग फे खुद इतना स्ट्रांग था कि वो किसी फेयर फाइट में हारने वाला नहीं था। इसलिए जियांग फी का साथ देने में हाँ तियान्यू का कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला था। सच कहा जाए तो हाँ तियान्यू ना तो कोई अच्छा इंसान था और ना ही बुरा। वो बस एक बिजनेसमैन था। जब भी मुश्किल वक्त आता वो बिना किसी इमोशन के पूरी तरह प्रोफेशनली बिहेव करता था। अगर किसी एक साइड से उसे अच्छा खासा फायदा मिल रहा हो तो उसका रैशनल दिमाग तुरंत सारे इमोशंस को किनारे रखकर फायदे वाली साइड को चुन लेता। आप on.com का लिंक पर पढ़ रहे हैं, थैंक्स। हाँ तियान्यू ने जानबूझकर अपनी हरकतें और सोच जियांग फे के सामने ओपन रखी थी ताकि उसे सब पता रहे। जाहिर सी बात है जियांग फे ने उन साइंस को समझना सीख लिया था। उसका ये बड़ा भाई शायद पूरी तरह जेन्युइन ना हो, पर चाहे जो भी हो जाए हाँ तियान्यू कभी उसे या उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक बात जियांग फे बहुत अच्छे से जानता था। वो ये भी जानता था कि हाँ तियान्यू सिर्फ उस फायदे की वजह से उसके साथ खड़ा है जो वो उसे दे सकता है, अगर अभी नहीं तो फ्यूचर में सही। इसलिए एक भाई के नजरिए से देखें तो जियांग फे को थोड़ा बुरा लगता था, फिर भी वो हाँ तियान्यू पर अपना भरोसा और अपनी जान सौंप सकता था। हाँ तियान्यू को भी बिल्कुल ऐसे ही रिलेशनशिप की तलाश थी। उन दोनों ने पूरे 1 घंटे तक बात की और तब तक हेलीकॉप्टर शहर को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ों में पहुंच चुका था। हिडन ड्रैगन विलेज काफी दूर था, लेकिन थकने से पहले ही जियांग फे गांव पहुंच गया। जैसे ही जियांग फे हेलीकॉप्टर से बाहर निकला एक बड़े से ग्रुप ने उसका वेलकम किया। ऐसा होना ही था। पूरी अलायंस को जियांग फे की आइडेंटिटी और पोजीशन के बारे में पता चल चुका था। शुरू में सबको शक था कि क्या वो सच में किसी लेवल 5 मास्टर का डिसाइपल है। अब जब ये बात पूरी तरह क्लियर हो चुकी थी तो उसके लिए सबका रिस्पेक्ट एकदम जेन्युइन हो गया था। एक तो ये वजह थी और दूसरा ये कि उसके पास जान बचाने वाली मिरेकल पिल्स थीं। उस वेलकमिंग पार्टी में कम से कम 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। जियांग फे ने बस एक नज़र घुमाकर सबको देखा और समझ गया कि ये ब्रॉन्ज और ब्रेन्स दोनों का ही ग्रुप था। एल्डर्स और यंग डिसाइपल्स से अलग इस वेलकमिंग पार्टी में ज्यादातर लुओ जान और यांग फेंग जैसे लेवल 3 फाइटर्स भरे हुए थे। जाहिर सी बात थी हाँ तियान्यू उन सब में सबसे कमजोर था। हाँ तुम पक्का ब्रदर जियांग फे होगे, सबसे आगे खड़े एक आदमी ने कहा। ओल्ड है और बाकी एल्डर्स 2 और आदमियों के पीछे खड़े थे। जो आदमी जियांग फे के पास आया था वो करीब 30 साल का एक मिडिल एज्ड इंसान था। उसका चेहरा बड़ा था, मुंह और नाक चौड़े थे और वो दिखने में काफी एनर्जेटिक लग रहा था। 0541 इस आदमी का पावर लेवल क्या है? जियांग फे ने अपने दिमाग में पूछा। स्कैनिंग आंसर, दिस मैन स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड टू बी द मिडिल टीयर ऑफ अ लेवल 4 मेटा ह्यूमन, O541 ने रिप्लाई किया। HMPH पक्का ओल्ड हाई से ज्यादा स्ट्रांग होगा, जियांग फे ने सोचा। उसे केयरफुल रहना चाहिए।
अंदर से शॉक्ड होने के बावजूद उसने बाहर से अपना चेहरा एकदम नॉर्मल रखा। चूंकि सामने वाले ने उसे ग्रीट किया था तो जवाब देना ही तमीज थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जियांग फेई है। क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं? जियांग फेई ने बड़ी पोलाइटली पूछा, क्योंकि वो जानता था कि सामने वाला एक मिडिल टियर लेवल 4 फाइटर है। हो, मैं जाओ हूं। जाओ गैनमिंग। सॉन्गशन फैक्शन के एल्डर मैनेजर्स में से एक, उस मिडिल एज्ड आदमी ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। जियांग फे थोड़ा हड़बड़ा गया। यहीं पर जियांग फे को बाहरी दुनिया की नॉलेज की कमी महसूस होती थी। जियांग फे जैसा इंसान जो मेटा ह्यूमंस और मार्शल आर्टिस्ट दोनों की सोसाइटी में उठता बैठता था, उसे बाकी लोगों के बारे में पता होना चाहिए था। अगर नहीं भी पता था तो उसे तमीज के खातिर कुछ गोलमोल सा कह देना चाहिए था, जैसे आखिरकार आपसे मिलकर ऑनर मिला, या आप जैसे इंसान से मिलना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, ना कि एचएम। अब वापस कड़वी सच्चाई पर आते हैं। जियांग फे बस एक बच्चा था जिसने कभी तमीज नहीं सीखी थी। वो उन बच्चों में से था जो गेम्स खेलते हुए बड़े हुए थे और एक नंबर का एंटी सोशल लड़का था। उसके जैसे इंसान को मैनर्स के बारे में क्या ही पता होगा। अगर वो पैनिक होकर चुप रह जाता तब भी बात संभल जाती। लेकिन जाओ गैनमिंग वहां अजीब तरह से खड़ा रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस एचएम का क्या जवाब दे। मास्टर जाओ अलायंस के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एल्डर हैं। वो एक पावरफुल फाइटर होने के साथ साथ सॉर्ड के संत भी हैं। सोंगशान सेक्ट मार्शल आर्ट्स का एक बहुत फेमस स्कूल है। हाँ, टियान्यू ने जियांग फे को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए जल्दी से कहा। भले ही इसके लिए जाओ गैनमिंग की पहचान बतानी पड़ी, लेकिन उसे असलियत से ज्यादा स्ट्रांग दिखाना ही बेहतर था। ओह, मुझ छोटे इंसान को मास्टर जाओ से मिलकर ऑनर महसूस हो रहा है, जियांग फे ने अजीब तरह से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाले को कैसे बुलाए, क्योंकि उसकी पोजीशन के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। किस्मत से हाँ, टियान्यू ने उसे मास्टर जाओ कहकर बुलाया था, जिसने उसे बेइज्जत होने से बचा लिया। ऐसा मत कहिए ब्रदर जियांग फे, हम तो बस लेवल 4 फाइटर्स हैं। चलिए हम एक दूसरे को भाई कहकर बुलाते हैं, जाओ गैनमिंग ने कहा। जब जियांग फे चुप रहा तो जाओ गैनमिंग को गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि जियांग फे बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है और उसे नीचा समझ रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि जियांग फे जवाब देने में कितना हड़बड़ा रहा है, तो जाओ गैनमिंग समझ गया कि ये लड़का अभी बहुत छोटा है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी तुरंत गायब हो गई। दूसरी तरफ जब जियांग फे ने उसे मास्टर जाओ कहकर बुलाया तो वो एकदम से डर गया था। उसके जैसा इंसान मास्टर कैसे कहला सकता है? इसका मतलब तो ये होगा कि वो जियांग फे के लेवल 5 मास्टर के बराबर खड़ा है। अगर उसने ये टाइटल अपना लिया तो चैलेंजर्स की लाइन उसके दरवाजे पर लग जाएगी। टी ही। उसी पल एक हंसी गूंजी जो बिल्कुल छोटी घंटियों जैसी लग रही थी। जियांग फे पीछे पलटा। वहां 2 यंग जुड़वा लड़कियां हंस रही थीं। वो दोनों 15 साल से छोटी नहीं लग रही थीं। सच तो ये था कि जियांग फे देखकर ही बता सकता था कि उनकी उम्र उसी के बराबर है। एक क्विक स्कैन के साथ 0541 ने बताया कि वो लड़कियां असल में हाई टियर लेवल 3 फाइटर्स थीं। हे, तुम कितने क्यूट हो छोटे भाई, जुड़वा बहनों में से एक ने कहा। जियांग फे ने आवाज की तरफ मुड़कर देखा। जब उसकी नजर उन लड़कियों पर पड़ी तो वो थोड़ा हैरान रह गया। वो दोनों हद से ज्यादा खूबसूरत थीं। ऐसा लग रहा था जैसे संगमरमर से तराशी गई कोई जीती जागती मॉडल्स हों। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा मिलती जुलती थीं कि अगर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी देखे तो भी उनके बीच कोई फर्क नहीं निकाल सकता था। किस्मत से उनकी ये सिमिलैरिटी सिर्फ उनके दिखने तक ही थी। उनमें से एक के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, बिल्कुल किसी खिली हुई धूप जैसी पर्सनैलिटी, जबकि दूसरी लड़की एकदम कोल्ड थी। अगर सर्दियों के मौसम को इंसान का रूप दे दिया जाए तो वो बिल्कुल वैसी ही लगती। उसने जियांग फे को इस तरह देखा जैसे जियांग फे ने उससे लाखों डॉलर्स उधार ले रखे हों। लिटिल चिंग, इतनी रूड मत बनो, उस शांत और सीरियस लड़की ने हंसमुख वाली से कहा। ब्रदर जियांग से मिलना हमारे लिए ऑनर की बात है। हम दोनों बहनें जियांगनान के आक्वामून हेवनली पैलेस से हैं। मेरा नाम यांग पो है और मेरी इस बहन का नाम यांग किंग है। उन जुड़वा बहनों में से जो कोल्ड थी, उसकी नजरें भले ही आपकी रूह कंपा दें, लेकिन असल में वही ज्यादा पोलाइट थी क्योंकि उसी ने ग्रीट किया था। उसने अपनी हंसमुख और बातूनी बहन को खींचा और उसे जबरदस्ती जियांग फे के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। यांग चिंग, जो काफी चुलबुली लग रही थी, उसने अपनी बहन की नजर हटते ही मौका देखकर जियांग फे को मुंह चिढ़ाया। हा। इससे पहले कि जियांग फे कुछ कह पाता, हाँ, टियान्यू फीकी हंसी हंसा। फिर उसने नीचे झुककर सीधे जियांग फे के कान में फुसफुसाया, सदर्न फैक्शन को पक्का नॉर्दर्न फैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता होगा। मेरी एडवाइस यही है कि इन दोनों बहनों से दूर ही रहना। मुझे नहीं लगता कि इनके करीब जाने में कोई भलाई है। ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि जियांग फे का झुकाव नॉर्दर्न फैक्शन की तरफ ज्यादा था, क्योंकि वो सिर्फ ओल्ड हाई और बाकी 2 एल्डर से ही बात कर रहा था। इसलिए उसका मन बदलने के लिए सदर्न फैक्शन वाले वहां पहुंच गए थे ताकि जियांग फे उनके फेवर में भी सोचे। ऐसा करने के तरीके सोचने के बाद उन्हें एक ही रास्ता मिला। जाओ गैनमिंग अपनी पोजीशन की वजह से वहां मौजूद था, लेकिन चूंकि जियांग फे अभी सिर्फ 16 साल का लड़का था तो वो एक 30 साल के आदमी से कैसे ही बात कर पाता।
इसलिए उन्होंने एक आसान तरीका निकाला। उसी फैक्शन के एक्वामून हेवनली पैलेस ने अपने 2 फाइटर्स भेज दिए जिनकी पोजीशन जाओ गैनमिंग के ही बराबर थी। उस उम्रदराज आदमी के मुकाबले इन लड़कियों के पास जियांग फे से दोस्ती करने का ज्यादा अच्छा चांस था। ये तो मेरा ऑनर है बहनों, जियांग फे ने वापस सल्यूट करते हुए कहा। जाओ गैनमिंग वाले इंसिडेंट से सबक सीखने के बाद जियांग फे अब सल्यूट करने में थोड़ा बेहतर हो गया था। दिक्कत यह थी कि जब जियांग फे ने बिना हिचकिचाए उन लड़कियों को सल्यूट किया तो जाओ गैनमिंग को थोड़ा बुरा लग गया। जब उसने जियांग फे को ग्रीट किया था तो ये लड़का हड़बड़ा गया था, लेकिन जब लड़कियों ने किया तो उसने हंसकर बिना किसी दिक्कत के उन्हें ग्रीट कर लिया। ये आखिर किस लेवल का भेदभाव था। फिर भी जाओ गैनमिंग एक एक्सपीरियंस्ड इंसान था। वो तुरंत समझ गया कि ये लड़का इस सोसाइटी में अभी बिल्कुल नया है। उसे पता था कि जियांग फे ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। अगर जाओ गैनमिंग को किसी पर गुस्सा आ रहा था तो वो उसका खुद का सदर्न फैक्शन था जिसने उसे यहां भेजा जहां उसके करने लायक कुछ था ही नहीं। जियांग फे भले ही अभी पावरफुल ना हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। ऐसे में किसी बड़े बुजुर्ग को उससे बात करने के लिए भेजना बेकार ही था। इससे अच्छा तो सीधा इन जुड़वा बहनों को ही भेज देते। ऐसा नहीं था कि नॉर्दर्न फैक्शन में यंग लड़के लड़कियों की कोई कमी थी। अब जब इन लड़कियों ने एंट्री मार ही ली थी तो हो सकता था कि जियांग फे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, या कम से कम लग तो ऐसा ही रहा था। जब दोनों फैक्शंस ने जियांग फे का वेलकम कर लिया तो सब लोग गांव के अंदर चले गए। वहां लगभग हर चीज ईंट और सीमेंट की बजाय लकड़ी और पत्थरों से बनी थी। घरों और बिल्डिंग्स का डिजाइन बिल्कुल एंशिएंट चाइना के आर्किटेक्चर जैसा था। जो लोग मार्शल आर्ट्स सीखते थे उनके लिए यहां रहना ज्यादा अच्छा था क्योंकि ये जगह नेचर के करीब थी। गांव के रास्ते में टियान्यू ने मौका देखकर जियांग फे को किनारे खींचा और उसे उन जुड़वा बहनों की सिचुएशन समझाई ताकि आगे कोई और एम्बैरेसमेंट ना हो। एक्वामून हेवनली पैलेस को सदर्न फैक्शन का एक बड़ा सेक्ट माना जाता था। ऐसी रूमर थी कि उस सेक्ट के अंदर एक लेवल 5 मास्टर मौजूद है, हालांकि आज तक उसके होने का कोई प्रूफ नहीं मिला था। यांगपो और यांगकिंग उस सेक्ट के मास्टर की आखिरी 2 स्टूडेंट्स थीं। उन्हें ही सेक्ट का अगला लीडर माना जा रहा था। दोनों बहनों की पर्सनालिटीज एकदम अलग थीं। एक सीरियस रहती थी जबकि दूसरी हमेशा मस्ती करती रहती थी और उसे दूसरों के साथ प्रैंक करना बहुत पसंद था। इसीलिए तियान्यू ने उसे वार्निंग दी थी क्योंकि वो दोनों कभी अलग नहीं होती थी। चूंकि सेक्ट लीडर ने उनके बाद किसी और को अपना स्टूडेंट नहीं बनाया था, इसलिए वो जुड़वा बहनें काफी स्मार्ट और गिफ्टेड थीं। अच्छे खासे रिसोर्सेज और टीचिंग्स मिलने की वजह से उन दोनों की ग्रोथ रेट बहुत फास्ट और स्ट्रांग थी। इतनी छोटी उम्र में ही वो लेवल 3 फाइटर्स बन चुकी थीं। इसके मुकाबले तियान्यू जो अब 20 साल का होने वाला था अभी भी लेवल 2 के पीक पर ही अटका था। मुझे पता है कि मैं वीक हूं, पर यह बात समझ लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरे पास बाकी लोगों या तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं है। सच कहूं तो भले ही मैं अमीर हूं, पर मेरे पास वो रिसोर्सेज कभी नहीं हो सकते जो इन जुड़वा बहनों के पास हैं। ऊपर से मैं हमेशा दूसरे कामों में बिजी रहता हूं। मैं अपना सारा टाइम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में नहीं लगा सकता। हर काम में थोड़ा हाथ आजमाना, पर किसी में परफेक्ट ना होना। खैर, टेक्निकली देखा जाए तो मैं ट्रेड्स में मास्टर हूं। हाँ, टियान्यू को अपनी सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उसकी बात खत्म होने के बाद जियांग फे ने उसे एक अजीब से डिसअप्रूविंग लुक से देखा था। कुछ दूर चलने के बाद सब लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग में घुसे और अपनी पोजीशन के हिसाब से जमीन पर बैठ गए। जियांग फे एकदम काम और कूल था, भले ही उसे पता था कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। उसने अपनी मां को पहले ही बता दिया था कि उसे घर आने में लेट हो जाएगा। फिर भी उसे अगले दिन से पहले वापस जाना ही था। सॉरी मास्टर्स, भाइयों और बहनों, मुझे थोड़ी देर में कुछ काम निपटाने हैं। क्या हम सीधे मेन टॉपिक पर आ सकते हैं? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। मुझे ये एटीट्यूड पसंद आया। शुरू में जाओ गैनमिंग कुछ फॉर्मल स्पीचेस के साथ शुरुआत करना चाहता था, लेकिन जब जियांग फे ने खुद ही पहल कर दी तो उसने भी जियांग फे के सामने अच्छे पॉइंट्स कमाने के लिए फ्रेंडली बनने का फैसला किया। उसने जो स्पीच तैयार की थी उसे किनारे रख दिया गया। वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर फैक्शन का मकसद इस लड़के से दोस्ती करना ही था तो उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। यहां अलग अलग आर्ट्स और स्टाइल्स की टोटल 10 बुक्स हैं। ब्रदर जियांग, प्लीज इन 10 में से कोई 4 चुन लो। तुम्हारे चुनी हुई इन 4 बुक्स की कीमत 20 ईविल पर्जिंग पिल्स होगी। ओल्ड है ने एक ट्रे लाते हुए कहा। उस ट्रे में लकड़ी के प्लैक्स रखे थे जिन पर मार्शल आर्ट्स के नाम और डिटेल्स खुदी हुई थीं। प्लीज मुझे खुद देखने दें, जियांग फे ने पोलाइटली कहा और उन लकड़ी के प्लैक्स को देखने लगा। ये सब पहले से प्लान किया गया था। मार्शल आर्ट कम्युनिटी में ऐसे कई लोग थे जो सिर्फ एक बार पन्ने पलटकर ही पूरी बुक याद कर सकते थे। असली बुक की जगह प्लैक्स देने का मकसद ही यही था ताकि कोई भी इस तरह से कंटेंट ना चुरा सके। प्लैक्स को अच्छे से देखने के बाद जियांग फे समझ गया था कि ये स्कूल्स की तरफ से ऑफर की जाने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ट्स या स्टाइल्स नहीं थीं। फिर भी फिलहाल जियांग फे के लिए ये काफी थीं। जियांग फे जानता था कि ये सेक्ट सिर्फ कुछ पिल्स के बदले अपनी सबसे बेहतरीन स्टाइल्स कभी नहीं देंगे। भले ही वो कंगफू काफी स्ट्रॉन्ग था, साथ ही इन स्किल्स को सीखने के लिए सिर्फ बिगिनर लेवल की क्यूआई मास्टरी की जरूरत थी, जो जियांग फे के लिए एकदम सही था क्योंकि उसका टोटल एनर्जी आउटपुट बहुत कम था। वो शायद कमजोर था, पर लगभग तियान्यू के ही बराबर था।
अब उसे बस किसी हाई लेवल मेटा ह्यूमन का खून चाहिए था। उसके बाद 0541 उसकी पावर बढ़ाने के लिए एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी एसेंस बना सकता था। किसी हाई लेवल मेटा ह्यूमन का खून निकालने की बात बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए थी। चाइना मार्शल आर्टिस्ट अलायंस रूल्स और मोरालिटी वाली सोसाइटी थी। अगर उन्हें पता चल गया कि जियांग फे जैसा कोई इंसान अपनी पावर बढ़ाने के लिए किसी दूसरे इंसान का खून चाहता है तो जियांग फे और उसके मास्टर को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो जियांग फे पर उनका हमला भी हो सकता था। काफी सोच विचार करने के बाद जियांग फे ने 4 आर्ट स्टाइल्स सेलेक्ट की: लाइटनिंग पाम, पल्स सेसेशन फिंगर टेक्निक, ग्लाइडिंग सेंट स्टेप और टॉर्नेडो किक। इन चारों आर्ट्स में क्यूआई का सर्कुलेशन जरूरी था, लेकिन ये की को शरीर से बाहर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती थी। इन स्किल्स में क्यूआई मास्टरी का लेवल कम था, जो लेवल 3 या उससे नीचे वालों की प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही था। ऑफर की गई 10 बुक्स में से 9 ऐसी ही थीं। उनमें से सिर्फ एक ही क्यूआई को हथियार की तरह बाहर फेंक सकती थी। पर चूंकि जियांग फे ने अभी तक अपने क्यूआई फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीखा था, इसलिए उसे छोड़ देना ही बेहतर था। लाइटनिंग पाम एक सिंपल स्किल थी जो बिल्कुल जियांग फे के फोर्स स्ट्राइक की तरह काम करती थी। ये इनर एनर्जी पर टिकी थी और इसका असर शायद थोड़ा कमजोर हो सकता था, पर इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसे ना तो चार्ज करने की जरूरत थी और ना ही इसका कोई कूल डाउन था। पल्स सेसेशन फिंगर टेक्निक एक एक्यूपंक्चर टेक्निक थी। जब वो ओल्ड हाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसने ह्यूमन एनाटॉमी और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की जगहों के बारे में काफी कुछ सीख लिया था। ग्लाइडिंग सेंट स्टेप एक तरह की चिंगोंग थी जिससे मूवमेंट काफी तेज हो जाती थी। ये जियांग फे के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि वो भागने या मूव करने में हमेशा स्लो रहता था। टॉर्नाडो किक वो स्टाइल थी जिसमें सबसे कम क्यूआई की जरूरत पड़ती थी, पर इसके बावजूद इसका डैमेज आउटपुट सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। मैंने इन चारों को चुना है, जियांग फे ने 4 वुडन प्लैक्स देते हुए कहा। जब ओल्ड हाई वो प्लैक्स लेने आया तो जियांग फे ने अपनी जेब से पिल्स निकालने का नाटक किया। असल में उसने उसी वक्त 0541 से उन्हें बनवाया था। इस समय 0541 के पास इतनी एनर्जी थी कि वो आसानी से 1 सेकंड में पूरी वेयरहाउस भर के पिल्स बना सकता था। एक्सचेंज बड़े आराम से हो गया। जियांग फे ने पिल्स वाली बॉटल दी और बदले में ओल्ड है ने उसे 4 किताबें थमा दी। ठीक है, आज यहां मौजूद हर इंसान का इस इवेंट के लिए शुक्रिया। माफ करना, मुझे अब निकलना होगा, जियांग फे ने कहा, क्योंकि वो उस कमरे में 1 सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। भाई, इतनी क्या जल्दी है? इस तरह भागने की कोई जरूरत नहीं है, यांग चिंग ने कहा और जियांग फे का रास्ता रोकते हुए तेजी से उसके सामने आ गई। लिटिल चिंग, तुम बदतमीजी कर रही हो, यांगपो चिल्लाई और जल्दी से अपनी बहन को पीछे खींचने लगी। वो लोग जियांग फे को अच्छे से नहीं जानते थे। क्या पता जियांग फे गुस्से वाला इंसान हो और रास्ता रोकने पर यांगचिंग पर सीधा हमला कर दे। ये लड़का एक लेवल 4 फाइटर था जिसका मास्टर लेवल 5 का था। अगर उसने सच में हमला कर दिया तो उसकी बहन की हड्डियां टूटनी तय थीं। रिलैक्स करो भाई, मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्यों, सही कहा ना? है ना भाई? यांगचिंग ने अपनी बहन को मुंह चिढ़ाते हुए कहा। दिखने में जुड़वा होने के बावजूद यांगकिंग छोटी थी और यांगपो बड़ी। इसके बाद यांगचिंग ने खुद को यांगपो की पकड़ से छुड़ाया और उछलते हुए जियांग फे के पास पहुंच गई। जियांग फे को उस छोटी लड़की से एक बहुत ही बढ़िया महक आ रही थी। ये खुशबू काफी अच्छी थी। खुद को लंबा दिखाने के लिए वो पंजों के बल खड़ी हो गई। फिर भी वो सिर्फ जियांग फे की गर्दन तक ही पहुंच पा रही थी। जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां क्या चाहती हैं और उसने जल्दी से 2 कदम पीछे ले लिए। फिर उसने मदद मांगने की उम्मीद में आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। हा हा, हा हा, तुम हिले, तुमने पलकें झपकाईं। हा हा, तुम हार गए, यांगचिंग खुशी से गोल घूमते हुए चिल्लाई। ERHM ब्रदर यू, क्या हम बस निकल सकते हैं? जियांग फी अब समझ गया था कि हाँ, तियान्यू ने उसे इन बहनों के बारे में क्यों वर्ण किया था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि छोटी यांगचिंग इतनी चुलबुली होगी। किसी को पता नहीं चल सकता था कि वो क्या सोच रही है या आगे क्या करने वाली है। भाई, हम इतनी दूर से यहां आए हैं और आप इस बोरिंग मीटिंग के बाद ऐसे ही चले जाएंगे? क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? यांग किंग ने मुंह बनाते हुए जियांग फे की स्लीव खींचते हुए कहा। इस बार यांगपो ने अपनी बहन को रोकने की कोशिश भी नहीं की। भले ही वो राइवल्स थे, लेकिन जाओ गैनमिंग बस किनारे खड़ा हंसता रहा। वो लोग इतनी दूर सिर्फ पिल्स लेने नहीं बल्कि जियांग फे से दोस्ती करने भी आए थे। पिल्स तो ऐसी चीज थीं जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। जियांग फे ही उन पिल्स का सोर्स था और कोई भी उसे गंवाना नहीं चाहता था। अब जब जियांग फे जाना चाहता था, अगर कोई आगे आकर उन जुड़वा बहनों को रोकता तो कोई जियांग फे को ब्लेम नहीं करता। पर वो दोनों इतनी क्यूट और सुंदर थीं कि ऐसा करना किसी पाप से कम नहीं होता। यहां तक कि जियांग फे भी हैरान रह गया था। तभी जियांग फे को मदद के लिए बाकी लोगों की तरफ देखना पड़ा, पर उनमें से ज्यादातर लोग अभी उसे जाने नहीं देना चाहते थे। जाहिर है वो लोग बीच में नहीं बोलने वाले थे। हाँ, तियान्यू भी वहीं खड़ा था। उसने पहले ही वॉर्न किया था, पर अब जो हो रहा था उसमें वो कुछ नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वो लड़कियां लेवल 3 की थीं
और वो खुद सिर्फ लेवल 2 का था। ठीक है, मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूं, जियांग फे ने बेमन से कहा। उसके दिमाग में अजीब सी कशमकश चल रही थी। वो कर भी क्या सकता था जब प्यारी सी छोटी यांकिंग उसकी स्लीव पकड़कर उसे जाने ही नहीं दे रही थी। भाई जियांग फे, मैंने छोटे यू से सुना है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ पिल्स हैं, है ना? वो वाली जो बाहरी जख्मों को ठीक करती हैं। जाओ गैनमिंग के पास बात करने के लिए और कुछ नहीं था। जिस हेल्थ पोशन की वो बात कर रहा था वो सच में कमाल का था। पर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पास भी इसी तरह की दवाइयां होती थीं। भले ही उनकी दवाइयां जियांग फे के सुपरफास्ट हीलिंग पोशन का मुकाबला नहीं कर सकती थीं, पर उनका असर लगभग वैसा ही था। इसके फास्ट हीलिंग इफेक्ट की वजह से ही मिलिट्री की नज़र उस पर थी, और जाहिर सी बात है इसके सस्ते होने की वजह से मार्शल आर्टिस्ट अलायंस ने भी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। खैर, सोसाइटी के काम आने की वजह से ये काफ़ी पावरफुल चीज़ थी। फिर भी जाओ गैनमिंग को कभी उस पिल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बात करने के लिए कोई टॉपिक ना होने पर उसने इसी का सहारा लिया। उसकी राइवल फैक्शन ने पहले ही जियांग फे की उम्र की 2 खूबसूरत लड़कियों को आगे कर दिया था। अगर वो चुप रहता तो जियांग फे को अपनी तरफ पुल करना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, ये मेरे मास्टर का प्रोडक्ट है। वो अक्सर बोर होने पर ऐसी पिल्स बना लेते हैं। जियांग फे ने सारा ध्यान अपने मास्टर की तरफ खींचने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे वो कुछ पिल्स चाहिए। जाहिर है मैं उन्हें फ्री में नहीं लूंगा। एक्सचेंज के तौर पर मैं तुम्हें ये देने को तैयार हूं। जाओ गैनमिंग ने जेड से बनी एक छोटी सी प्लेट निकालते हुए कहा। ये क्या है? ये सोंगशन सेक्ट का बनाया ब्लैक जेड है। जिसके हाथ में ये होगा, सोंगशन सेक्ट में उसे एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये प्लेट एक अनकंडीशनल रिक्वेस्ट की पेमेंट के तौर पर काम करेगी। जाओ गैनमिंग ने अनकंडीशनल शब्द पर जोर देते हुए कहा। ये कुछ ज्यादा ही है भाई, जियांग फे ने कहा। भले ही जियांग फे सोंगशन सेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उनसे एक अनकंडीशनल रिक्वेस्ट पूरी करवाना कोई छोटी बात नहीं थी। जियांग फे उस हेल्थ पोशन जिसे वो लोग ग्रैंड रिस्टोर पिल कहते थे, उसकी वैल्यू अच्छे से जानता था। हाँ, तियानियो ने उसे बताया था कि ये पिल्स नॉर्मल दुनिया में बहुत काम आएंगी, जहां फाइट्स और जख्मों में कोई अननेचुरल असर नहीं होता। अभी जाओ गैनमिंग उसे इतनी कीमती चीज सिर्फ इसलिए दे रहा था ताकि वो जियांग फे को खुश करके उसका फेवर हासिल कर सके। ये उसका ट्रम्प कार्ड था। उसके राइवल ने अपनी चाल चल दी थी तो उसका भी चाल चलना बनता था। यांगपो भले ही ठंडी और अनसोशेबल हो, पर यांगचिंग बहुत क्यूट और एकदम चुलबुली थी। जियांग फे जैसा भोला लड़का आराम से सदर्न फैक्शन के जाल में फंस सकता था। आखिर लड़कियां तो लड़कियां थीं, और जाओ गैनमिंग बस एक ढलता हुआ आदमी था। उसे अपना सबसे बड़ा ऑफर सामने रखना ही था, वरना वो जियांग फे को हमेशा के लिए खो देता। हो भाई जियांग फे, मैं सीधी बात करूंगा। इस पिल के अलावा मुझे एक और चीज में तुम्हारी मदद चाहिए, जाओ गैनमिंग ने कहा। मैं क्या मदद कर सकता हूं? जियांग फे ने पोलाइटली पूछा। सच कहा जाए तो जियांग फे उस डार्क जेड को लेकर काफी इंटरेस्टेड और एक्साइटेड था। भले ही उसके हाथों पर 2 स्कार्स थे जिनसे वो मदद के लिए फीनिक्स को बुला सकता था, पर वो इतनी जल्दी उस पावरफुल चीज को वेस्ट नहीं करना चाहता था। सिचुएशन कुछ ऐसी है, पिछला मार्शल आर्टिस्ट अलायंस का टास्क हाई और बाकी लोगों ने पूरा किया था। अगले महीने टास्क लेने की बारी हमारी यानी सोंगशन सेक्ट की थी, पर इस वक्त हम अपने यंग ट्रेनीज को नहीं भेज सकते। और भी फाइटर्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस टास्क को हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं, जाओ गैनमिंग ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, जियांग फे ने फ्राउन करते हुए कहा। जियांग फे ने उस पिछले टास्क में मदद करने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि वहां न्यूक्लियर पावर मौजूद थी। अगर जियांग फे को एनर्जी की सख्त जरूरत ना होती तो वो उस मिशन में कभी हिस्सा नहीं लेता। हाँ, तियानियो ने पहले भी उस अलायंस के बारे में बात की थी। जब भी कोई मिशन होता था तो अलायंस ही फाइटर्स असाइन करता था। ये एक साइकिल था जहां सबकी बारी आती थी। जब जापानीज उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसे थे तब अलायंस ने वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए ओल्ड हाई को भेजा था। जिन लेवल 2 और लेवल 3 के फाइटर्स ने उसमें हिस्सा लिया था वो सब उन्हीं के डिसाइपल्स थे। अगले महीने टास्क की जिम्मेदारी सोंगशन सेक्ट के सिर आने वाली थी। जब उनकी बारी आती तो सोंगशन सेक्ट के यंग फाइटर्स को भेजा जाता। नॉर्मली टास्क में सिर्फ छोटे मोटे रिस्क्स और खतरे होते थे। किसी लेवल 4 या लेवल 5 के मेटा ह्यूमन का आना बहुत रेयर था, पर प्रोबेबिलिटी तो फिर भी थी। अगर पहले से पता होता कि कोई लेवल 4 या लेवल 5 का दुश्मन आने वाला है तो अलायंस खुद पावरफुल फाइटर्स को लड़ने के लिए चुनता। अभी जाओ गैनमिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि उसके स्टूडेंट्स वीक थे। ये तो बस इनडायरेक्टली जियांग फे को सोंगशन सेक्ट में लाने का एक बहाना था। जब सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे तो शायद वो दोस्त भी बन जाए। मेंबर्स कम होने की बात तो बस एक झूठ था। सोंगशन सेक्ट के साथ मिशन पर जाना कोई बुरी बात नहीं थी। ये पूरी तरह से उसके आउटकम पर डिपेंड करता था। अगर ऐसा करने में कोई फायदा होता तो जियांग फे को उस लड़ाई में जाने से कोई एतराज नहीं था। लेकिन जब कुछ हासिल ही नहीं होना था तो वो अपनी जान खतरे में डालकर ऐसी लड़ाई में क्यों पड़ता जिसके बारे में उसे कुछ पता ही ना हो। नहीं,
छोटे भाई ने अगले महीने मेरे साथ खेलने के लिए पहले ही हाँ कह दी है। जियांग फे अभी जाओ गैनमिंग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का सोच ही रहा था कि यांगचिंग बीच में कूद पड़ी और उसकी तरफ से मना कर दिया। हाँ? जियांग फे चिल्लाया, मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए कब हाँ कही? लेकिन जियांग फे ने पलट कर देखा तो यांगचिंग ने चुपके से उसे आंख मारी। उसके शरारती एक्सप्रेशन से जियांग फे समझ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। वो जानती थी कि जियांग फे उस आदमी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए उसने हाथ बटाने का फैसला किया। मैं शायद इसके बारे में भूल गया था, जियांग फे ने माफी मांगते हुए जाओ गैनमिंग के सामने थोड़ा झुककर कहा। फिलहाल 0541 के पास काफी एनर्जी थी, उसे लोअर लेवल फाइटर्स के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। जियांग फे ने जो भी कहा वो एकदम अचानक से बिना सोचे समझे बोला था। तभी उसने देखा कि हाँ, तियान्यू का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। जब यांगचिंग बीच में कूदी थी तो वो भी जियांग फे को कुछ बेवकूफ़ी भरा बोलने से रोकने के लिए आगे आया था, पर यांगकिंग ने अपनी की इस्तेमाल करके हाँ तियान्यू को हिलने तक नहीं दिया। अगर जियांग फे के पास उसके इक्विपमेंट ना होते तो उसकी हालत भी हाँ तियान्यू जैसी ही होती। इसीलिए जब यांगकिंग ने अपनी चाल चली तो जियांग फे को कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। जब जियांग फी की बात खत्म हुई तभी उसने हाँ तियान्यू को छोड़ा। अरे मेरे बेवकूफ़ छोटे भाई, मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में पहले ही वार्न किया था। तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली? हाँ, तियान्यू अपने मन ही मन में रोया। भले ही वो जियांग फे को इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहता था, पर उसमें उस लड़की के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। जब जियांग फे ने उसके मूवमेंट्स नोटिस नहीं किए थे तो उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर जानबूझकर थोड़ी सी क्यूआई बाहर निकाली थी, ताकि हाँ तियान्यू को पता चल सके कि वो मजाक नहीं कर रही है। ये तो बुरा हुआ। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें टाइम मिले सोंगशान सेक्ट घूमने जरूर आना। रही बात इस डार्क जेड की, तो इसे अपने पास रखो। जब तुम यहां आओगे तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो, जाओ गैनमिंग ने कहा। वो बेवकूफ नहीं था, वो एक प्रोफेशनल लेवल 4 फाइटर था। यांगचिंग की हर छोटी सी हरकत को उसने साफ साफ नोटिस किया था। लेकिन जब जियांग फे ने खुद ही उसकी बात पर हाँ कह दी थी तो उसके लिए कुछ भी करने का टाइम निकल चुका था। डार्क जेड को जियांग फे को देना बस दोस्ती बढ़ाने का एक तरीका था। अगली बार जब भी जियांग फे उससे बात करना चाहेगा तो कम से कम वो बातचीत शुरू करने का एक जरिया तो बन ही जाएगा। जब जियांग फे ने आखिरकार हाँ तियान्यू के जमे हुए एक्सप्रेशन को नोटिस किया तो उसे समझ आ गया कि वो छोटी लड़की बहुत चालाक थी। वो गलती से उसके जाल में फंस चुका था। उसे एहसास हो गया था कि वो कितना अनजान और बेखबर था। ये साफ था कि वो उन लड़कियों या उस आदमी को कभी चालाकी में हरा नहीं सकता था। इस वक्त उसके लिए वहां से निकल जाना ही सबसे सही था। ब्रदर यू, चलो यहां से, जियांगफी ने हाँ तियान्यू की बांह पकड़कर खींचते हुए कहा और बिल्डिंग से बाहर निकल गया। छोटे भाई, हमारा प्रॉमिस मत भूलना। अगले महीने यांगचिंग ने उन्हें गुड बाय करते हुए कहा। जो करना था वो हो चुका था, अब जियांग फे को वहां से जाने से रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें आपकी देखभाल में रहना होगा भाई जियांगफी, यांगपो ने कहा, जो चुपचाप साइड में बैठी थी। चलो चलो, भागो यहां से। यांगपो के मुंह खोलने के बाद आगे क्या हो सकता है, इस डर से जियांगफी ने जल्दी से हाँ तियान्यू को बिल्डिंग से और दूर खींचा, ताकि अगर वो लड़कियां उनका पीछा करने का सोचें तो वो बच सकें। हो, छोटे भाई जियांग फे में सच में कुछ तो बात है, जियांग फे को वहां से भागते हुए देखकर जाओ गैनमिंग ने कहा। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है बुड्ढे? क्या तुम कह रहे हो कि मैं बुरी हूं? यांगचिंग ने मुंह बनाते हुए कहा। लिटिल चिंग, तमीज से, यांगपो चिल्लाई और तेजी से यांगचिंग के सामने आ गई। फिर वो मुड़ी और माफी मांगते हुए जाओ गैनमिंग के सामने झुकी। प्लीज मेरी इस बेवकूफ बहन को माफ कर दीजिए, मास्टर ने इसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं, मैं इन छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानता। अब जब हमारे भाई जियांग फे चले गए हैं तो मेरे भी यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं अब चलता हूं, जाओ गैनमिंग ने उठते हुए और हंसते हुए कहा। जाहिर है उसके जैसे रुतबे वाला आदमी दो छोटी लड़कियों पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करेगा। लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलने से ठीक पहले उसने यांगचिंग की तरफ देखा और उसे थम्स अप दिया। कितनी चालाक लड़की हो तुम, जो जियांग फे को इस तरह चुराने की कोशिश कर रही हो। यांगचिंग एक ही नजर में समझ गई कि वो आदमी क्या सोच रहा है और वो दबी हुई हंसी हंसने लगी। जाओ गैनमिंग ने पहले ही अपना ट्रम्प कार्ड डार्क जेड इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी वो कुछ सिंपल शब्दों से हार गया। ऐसे में यांगचिंग का खुश होना तो लाजमी था। इसी बीच जियांग फे हाँ तियान्यू के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा और चिल्लाया, ब्रदर यू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यांगचिंग इतनी चालाक होगी? क्या बकवास है, मैंने तुम्हें वार्न किया था। जब हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे थे मैंने तुम्हें तुरंत उन लड़कियों से दूर रहने के लिए बोला था। हाँ, तियान्यू ने गुस्से में कहा। आर्घ, तो फिर तुमने मुझे उसकी बात पर हाँ कहने से क्यों नहीं रोका? जियांग फे ने हेलीकॉप्टर के डैशबोर्ड पर हाथ मारते हुए कहा। जियांग फे को अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। हाँ, तियान्यू के रिएक्शन और यांगकिंग के चालाक रवैये से उसे समझ आ गया था कि उसका फ्यूचर अब मुसीबतों से भरा होने वाला है।
तुम्हें रोकता? मैं कैसे रोकता? ये देखो। हाँ, तियान्यू ने अपनी शर्ट उतारते हुए कहा। वो पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी। देखा तुमने? वो लड़की मुझे पूरी तरह से दबाने के लिए की का इस्तेमाल कर रही थी। ये तो किस्मत अच्छी है कि मैं अभी तुमसे बात कर पा रहा हूं। तुम्हें रोकता? मैं तो खुद को भी उस दबाव से नहीं बचा पा रहा था। हाँ, तियान्यू गुस्से में था। जियांग फे पर नहीं, बल्कि उन लड़कियों पर। वो सिर्फ एक लेवल 2 का फाइटर था। उसके और उन लड़कियों के बीच का गैप बहुत बड़ा था। जब यांग किंग ने कली इस्तेमाल करने का फैसला किया, उसी पल हाँ तियान्यू हार चुका था। अब मैं क्या करूं? क्या वो सच में अगले महीने मुझसे मिलने आ रही हैं? हे भगवान! ब्रदर यू, तुम मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। प्लीज मेरी मदद करो। जियांग फेई ने मदद की भीख मांगते हुए रोने जैसी आवाज में कहा। अर्ग, ये पहली बार है जब मैं सच में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, तियान्यू ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा। उसने अपनी तरफ से जियांग फे को तैयार करने की पूरी कोशिश की थी, पर उसने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक नजरिए से देखें तो शायद यांगचिंग सच में बस जियांग फे के साथ टाइम बिताना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ, अगर वो जियांग फे को रोकना चाहती तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी तो जिंदगी ही झंड है। हे भगवान! अब मैं क्या करूंगा? इस वक्त जियांग फे बस रोने ही वाला था। ठीक है, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है, पर मुझे पक्का नहीं पता कि तुम उसे कर पाओगे या नहीं। हाँ, तियान्यू ने एक ऐसी स्माइल के साथ कहा जिसे जियांग फे तुरंत पहचान गया। इस बार क्या कमाल का आइडिया है? जियांग फे ने शांत होते हुए पूछा। देखो, तुम 16 साल के हो, एक जवान लड़का जिसकी अपनी जरूरतें हैं। वो लड़कियां काफी क्यूट हैं, है ना? और वो जुड़वां भी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना चाहिए। हाँ, तियान्यू की स्माइल और भी ज्यादा खौफनाक और ठरकी होती जा रही थी। जियांग फे ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसके दिमाग में एक ख्याल आया जो हाँ तियान्यू की बातों पर बिल्कुल फिट बैठता था। जब जियांग फे को वो ख्याल आया तो वो थोड़ा शर्मा गया। यांग चिंग और यांग पो सच में बहुत खूबसूरत थीं। उनका चेहरा और फिगर दोनों कमाल के थे। शायद मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की वजह से ही उनकी बॉडी इतनी परफेक्ट शेप में थी। उनका जुड़वा होना एक ऐसा बोनस था जिसे कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता था। जियांग फे इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो दोनों सच में बहुत क्यूट थीं। जियांग फे एक लड़का था और वो भी बाकी जवान हो रहे लड़कों जैसा ही था। यांग किंग और यांग पो ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें देखकर लड़कों को अच्छा लगता था। बात बस यहीं तक थी। इसके आगे जियांग फे को क्या करना चाहिए, उसे कुछ नहीं पता था कि कैसे, कब या किसके साथ। वो अंगूठी मिलने से पहले जियांग फे एक एकदम नॉर्मल लड़का था जो सिर्फ अपने स्कूल की लड़कियों को ही जानता था। उसे कभी भी फिजिकली या दिमागी तौर पर किसी ने चैलेंज नहीं किया था। उसे कभी खुद को बेहतर बनाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। पर अभी वो एक छोटी सी लड़की से पूरी तरह हार चुका था। जब से वो मिले थे, यांगचिंग लगातार जियांग फे को छेड़ रही थी और उसके साथ खेल रही थी। हाँ, तियान्यू की वार्निंग्स और खुद को अलर्ट रखने के बाद भी वो उस लड़की के जाल में फंस ही गया। सिक्स्थ सेंस, तीसरी आंख, वो फालतू चीजें भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई थीं। अब जब हाँ तियान्यू ने जियांग फे को उन लड़कियों की याद दिला दी थी, तो जियांग फे उन खूबसूरत लड़कियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। हाँ, तियान्यू के बोलने से पहले जियांग फी के मन में उनके लिए कोई ख्याल नहीं था। लेकिन जब हाँ तियान्यू एक ठरकी की तरह मुस्कुराया और उसके दिमाग में एक गंदा आइडिया डाला, तो जियांग फे भी गलत दिशा में सोचने पर मजबूर हो गया। तो क्या ख्याल है? चांस मारो, उन लड़कियों पर अपना कंट्रोल जमाओ, उन बहनों को अपना बना लो। वो खुद ही तुम्हारे पास आई हैं, है ना? हाँ, तियान्यू ने कहा। ब्रदर यू, मैं सच में उम्मीद कर रहा हूं कि तुम मजाक कर रहे हो। तुम मेरे दिमाग में ये कैसे ठरकी आइडियाज डाल रहे हो? क्या मैं तुम्हारे जैसा हूं? कोई बहुत बड़ा आशिक? जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। भले ही उसने गुस्से में ये कहा था, पर असल में जियांग फी उसी बारे में सोच रहा था जो हाँ तियान्यू ने कहा था। लेकिन एक सीधे सादे लड़के के लिए उन जुड़वां बहनों को पटाना बहुत मुश्किल, या यूं कहें कि नामुमकिन था। हाँ, क्या तुम शायद डर गए हो? हे, टेंशन मत लो। तुम मुझे अपनी एक छोटी उंगली से हरा सकते हो, लेकिन जब लड़कियों को पटाने की बात आती है तो मैं तुम्हें एक नज़र में हरा सकता हूं। हाँ, तियान्यू मुस्कुराया और एक ठरकी की तरह जोर से हंसा। घर लौटने के बाद जियांग फी ने फैसला किया कि वो अभी जो हुआ उस पर ज्यादा नहीं सोचेगा। इस उम्र में लड़कों का लड़कियों के बारे में सोचना नॉर्मल था और जियांग फे भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। ऊपर से हाँ तियान्यू ने उसे जो हवा दी थी, उसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। अच्छी बात यह थी कि अगले महीने तक उसे उन लड़कियों का सामना नहीं करना था। उन्हें अपने दिमाग से निकालना उसके लिए आसान था, क्योंकि खुद को बिजी रखने के लिए उसके पास और भी चीजें थीं, जैसे कि उसका गेम। रात का खाना खाने और नहाने के बाद उसके सोने यानी गेमिंग सेशन का टाइम हो गया था। भले ही उसके पास 4 मार्शल आर्ट की किताबें थीं, पर घर पर उन स्किल्स की ट्रेनिंग करना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। आज ही वो दिन है। जियांग फे खुशी से चिल्लाया, क्योंकि उसे याद आया कि वो पहले ही लेवल 48 पर था।
टेम्पल ऑफ डीटीज एंड डीमंस में बस 2 रन और मारने थे। अब अबिसाल क्रिस्टल इस्तेमाल करने का टाइम आ गया था। करीब 1 घंटे के अंदर जियांग फे ने डंजन का नॉर्मल डिफिकल्टी क्लियर कर लिया था, जिससे उसका एक्सपीरियंस गेज 75% तक भर गया। फिर एलीट डिफिकल्टी में 20 मिनट बिताने और दूसरे बॉस को हराने के बाद जियांग फे लेवल 49 पर पहुंच गया। डिंग! Congratulations to player Verdier Glider for reaching level 49. All attributes +1. Obtained 5 attribute points. हाहा, अब टाइम आ गया है। जियांग फे हंसा। उसने अबिसल क्रिस्टल निकाला और तुरंत उसे इस्तेमाल कर लिया। डिंग! Congratulations to player Verdier Glider for reaching level 50. All attributes +1. Obtained 5 attribute points. Ding! Congratulations to player Verdier Glider for reaching level 51. All attributes +1. Obtained 5 attribute points. Ding! Congratulations to player Verdier Glider for reaching level 59. All attributes +1. Obtained 5 attribute points. ये तो एकदम कमाल है, जियांग फे पूरी ताकत से चिल्लाया। चलो, अब देखते हैं कि मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूं, जियांग फे ने कहा। उसने जल्दी से चार्म ऑफ इवेजन पहना और ब्लैक ड्रैगन स्केल को हटा दिया। अब से ब्लैक ड्रैगन स्केल जियांग फे के लिए सिर्फ अपने फियर इफेक्ट की वजह से काम का था। जब भी उसे इसकी जरूरत होगी, वो बस तुरंत इसे स्वैप कर सकता था। इतना बड़ा लेवल गेन मिलने के बाद डंजन में बचे हुए सारे मॉन्स्टर्स और बॉसेस को हराना उसके लिए बच्चों का खेल हो गया था। एलीट डिफिकल्टी को मजे में पार करने के बाद वो अंदर गया और उसने हीरोइक डिफिकल्टी ट्राई किया। डिंग! You are about to enter the Temple of Deities and Demons, Heroic Mode. This dungeon allows 100 players to participate. Your party is not full. Do you wish to proceed? हाँ, जियांग फे ने बिना किसी झिझक के कहा। अपने हाई लेवल एडवांटेज के साथ जियांग फे को छोटे मोटे मॉन्स्टर्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। बॉसेस को तो वो अपने 2 ओवरपावर्ड मॉर्फिंग फॉर्म्स और इजाबेला के ड्रैगन फॉर्म से ही आराम से निपटा सकता था। क्योंकि जियांग फे एक ही झटके में 10 लेवल्स ऊपर पहुंच गया था, इसलिए इजाबेला के ड्रैगन फॉर्म को भी एक अपग्रेड मिल गया। अब इस स्किल का ड्यूरेशन 10 मिनट तक बढ़ गया था। जरूरत पड़ने पर इजाबेला इसे खींचकर 12 मिनट तक भी ले जा सकती थी। पर ऐसा करने पर अगले 48 घंटों के लिए इजाबेला वीक हो जाती। खुद इजाबेला को भी 2 नए स्किल्स मिले थे, उसके ह्यूमन फॉर्म में सायोनिक फ्लेम और ड्रैगन फॉर्म में टाइम डिस्टॉर्शन। सायोनिक फ्लेम एक तरह का बफ था जो अटैक और डिफेंस को 20% बढ़ा देता था। इस स्किल का कूलडाउन टाइम बहुत कम था। इसका मतलब था कि वो इस बफ को हमेशा मेंटेन करके रख सकती थी। टाइम डिस्टॉर्शन एकदम ओवरपावर्ड स्किल था। ये एक सीसी स्किल था जो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता था। इसका असर दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर पड़ता था। इस स्किल का एओई साइज 500 मीटर्स का था। जो भी दुश्मन इस एओई रेंज में आता, उसकी मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड आधी होकर 50% कम हो जाती। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों की मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाती थी। ये स्किल कोई एक बार होने वाला अटैक नहीं, बल्कि एक ऑरा इफेक्ट था। इसीलिए जब तक इजाबेला अपने ड्रैगन फॉर्म में रहती, ये इफेक्ट अपने आप एक्टिव रहता। वाह, मेरी इजाबेला, तुम तो और भी स्ट्रांग हो रही हो। जियांग फे खुद को इजाबेला की तारीफ करने से रोक नहीं पाया। उस बेहद पावरफुल टाइम डिस्टॉर्शन स्किल से ज्यादा उसे सायोनिक फ्लेम काम का लग रहा था। एक अल्टीमेट लेवल स्किल होने के बावजूद टाइम डिस्टॉर्शन थोड़ा वेस्ट सा था। भला कौन सा दुश्मन इजाबेला के ड्रैगन फॉर्म में बदलने के बाद भी उसकी रेंज में जिंदा बचता? अगर वो मारे भी नहीं जाते तो राख तो जरूर बन जाते। पिछली बार जब उसका सामना 28 बॉस लेवल मॉन्स्टर्स के ग्रुप से हुआ था, तो जियांग फे ने तुरंत अटैक करने का आइडिया छोड़ दिया था और डंजन से बाहर आ गया था। पर अब डरने की क्या बात थी? भले ही वो लेवल 48 के मॉन्स्टर्स थे, पर जियांग फे का लेवल अब उनसे इतना आगे निकल चुका था कि लेवल सप्रेस होना पक्का था। और तो और, सायोनिक फ्लेम के इफेक्ट के साथ जियांग फे के पास 7600 से ज्यादा डिफेंस पॉइंट्स थे। ये बॉस उसे खरोंच तक नहीं मार सकते थे। चलो, अब इस कचरे को साफ करने का टाइम आ गया है, जियांग फे ने 28 मॉन्स्टर्स के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए कहा। जब जियांग फे ने काफी रूथलेस बाराज स्टैक कर लिया, तो उसने अपना एओई अल्टीमेट इस्तेमाल किया। गॉड्स राथ -75,369 -150,738 क्रिटिकल -150,738 क्रिटिकल। लेवल सप्रेशन सिस्टम लागू होने की वजह से जियांग फे के अटैक्स में क्रिटिकल चांस काफी बढ़ गया था। नॉर्मल हिट्स में भी क्रिटिकल स्ट्राइक लगने का चांस 50% से ज्यादा था। -1 -1 -538 -475। भले ही ज्यादातर अटैक से सिर्फ एक का डैमेज हुआ था, पर बाकी के कुछ मॉन्स्टर्स जियांग फे का डिफेंस तोड़कर उसे थोड़ा बहुत डैमेज देने में कामयाब हो गए थे। रेन ऑफ फायर -18,245 -19,275। गॉड्स रात के खत्म होते ही तुरंत बाद रेन ऑफ फायर बरसने लगी। क्योंकि उसे किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी, इसलिए इजाबेला का ग्रोथ रेट जियांग फे से कहीं ज्यादा साफ नजर आ रहा था।
लेवल 48 के इन मिनी बॉसेस के पास 3 लाख से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे, पर वो जियांग फेई और इजाबेला के पावरफुल अटैक्स के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 30 सेकंड से भी कम टाइम में पूरा मैदान साफ हो गया था। डिंग, यू हैव किल्ड हाफ मून ड्रैगन। Obtained 1 experience point, 1 gold coin. Ding, you have killed the high moon fox. Obtained 1 experience point, 1 gold coin. Ding, you have killed water skipping puma. Obtained 1 experience point, 1 gold coin. अरे यार, जियांग फे ने मुंह बनाते हुए कहा। लेवल सप्रेशन होना वैसे तो अच्छा था, पर इससे मिलने वाली लूट इतनी कम हो गई थी कि वो ना के बराबर थी। फिर भी जो ड्रॉप्स मिले थे वो काफी अच्छे थे। हर बॉस ने एक लेवल 40 का स्ट्रॉन्ग ब्लू इक्विपमेंट ड्रॉप किया था। भले ही ये एक कॉन्सोलेशन प्राइज था, पर जियांग फे के लिए ये भी बहुत सही था। नॉर्मल और एलीट डिफिकल्टी में पहले मॉन्स्टर्स के बाद दूसरे मॉन्स्टर्स वेव्स में आते थे, पर उन 28 मॉन्स्टर्स के बाद जियांग फे के सामने जो आए वो एनपीसीएस थे। विलेजर्स वाइफ, ह्यूमन एलीट, लेवल 50। विलेजर्स सन, ह्यूमन एडवांस्ड एलीट, लेवल 50। विलेजर्स फादर, ह्यूमन एडवांस्ड एलीट, लेवल 50। जियांग फे ने उनके स्टैट्स पर एक नज़र डाली और उसे थोड़ा अजीब लगा जब अंगूठी ने एनपीसी के लेवल और नाम के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया। तभी जियांग फे को याद आया कि उसके पास एक क्वेस्ट थी। जिस विलेजर ने उसे इस डंजन का मैप दिया था, उसने जियांग फे से अपनी फैमिली को ढूंढने की रिक्वेस्ट की थी। फाइनली कोई तो हमें बचाने यहां आ गया। वो बूढ़ा आदमी जियांग फे को अपनी तरफ आते हुए देखकर खुशी से चिल्लाया। प्यारे एडवेंचरर, क्या आप हमें यहां बचाने आए हैं? विलेजर की पत्नी ने भी पूछा। हाँ। एक नज़र में ही जियांग फे समझ गया था कि इन तीनों एनपीसीएस में बिल्कुल अक्ल नहीं थी, इसलिए फालतू बात करने का कोई फायदा नहीं था। उसने तुरंत क्वेस्ट वाली भाषा में उन्हें जवाब दिया ताकि वो क्वेस्ट पूरी करके इस झंझट को खत्म कर सके। बढ़िया, हम फाइनली घर जा सकते हैं, विलेजर के बेटे ने कहा। हाँ, मैंने दरवाजे के पास वाले सारे मॉन्स्टर्स को पहले ही मार दिया है, तुम लोग अब घर जा सकते हो। बोलते हुए जियांग फे के माथे पर सिलवटें पड़ गईं, क्योंकि उसे अभी तक क्वेस्ट कंप्लीट का प्रॉम्प्ट नहीं मिला था। पर हम अभी भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा एक खजाना टेम्पल ऑफ डीएटीज एंड डीमंस में गिर गया है, विलेजर की पत्नी ने कहा। डिंग, क्वेस्ट अपडेटेड। करंट क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव, एस्कॉर्ट द 3 विलेजर्स टू द मेन हॉल। नोट, इफ एनी ऑफ द 3 विलेजर्स डाई, यू फेल द क्वेस्ट। क्या मुसीबत है, जियांग फे ने गाली दी। उसे इस तरह की एस्कॉर्ट क्वेस्ट से सख्त नफरत थी, क्योंकि वो अकेले ही डंजन कर रहा था। ऊपर से ये तीनों एनपीसीएस इतने वीक थे कि बॉस तो दूर, अगर कोई आम मॉन्स्टर भी उन्हें छू लेता तो वो अधमरे हो जाते। चूंकि जियांग फे अकेला था, उसके लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल था। प्यारे एडवेंचरर, चलो चलते हैं, विलेजर के बेटे ने कहा। क्योंकि उनमें कोई अक्ल नहीं थी, क्वेस्ट अपडेट होने के बाद वो तीनों एनपीसीएस क्वेस्ट के हिसाब से तुरंत मेन हॉल की तरफ निकल पड़े। उन्होंने जियांग फे से उसकी राय पूछने की जहमत तक नहीं उठाई। FCK, ये बकवास क्वेस्ट अभी से शुरू हो गई। जियांग फे पीछे छूटने का रिस्क नहीं ले सकता था। वो तेजी से उन तीनों एनपीसीएस के पीछे भागा। एडवेंचरर, सामने साइड हॉल है, उस पर मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया है, प्लीज मदद करो, किसान की पत्नी ने कहा। भगवान का शुक्र है, इस क्वेस्ट को बनाने वाले में अभी भी थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी है। जियांग फे ने देखा कि वो तीनों एनपीसीएस अपनी जगह पर रुक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका इंतजार कर रहे थे कि वो पहले मॉन्स्टर्स का सफाया कर दे। ये बहुत राहत की बात थी। शुरू में उसे डर था कि ये तीनों एनपीसीएस बिना कुछ सोचे समझे सीधा मॉन्स्टर्स के झुंड में घुस जाएंगे। चलो बेला, पहले इन मॉन्स्टर्स को निपटाते हैं, जियांग फे ने इजाबेला से कहा और तुरंत मॉन्स्टर्स के झुंड में घुस गया। टेम्पल ऑफ डीटीज एंड डीमंस का हीरोइक मोड एकदम नए डंजन जैसा था। यहां के मॉन्स्टर्स अब स्पेक्टर मंक्स नहीं थे, बल्कि एक तरह की बुरी ताकत थे। फॉलन डीमन एलीट, लेवल 45, हेल्थ पॉइंट्स 80,000, अटैक पावर 3,500। रिमार्क्स, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ सिन। ये मॉन्स्टर पिछली 2 लोअर डिफिकल्टी वाले डंजन्स के मॉन्स्टर्स से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, पर ये फॉलन सैकड़ों के झुंड में आते थे। वो गिनती में इतने ज्यादा थे कि देखकर ही डर लगता था। लगता है तुम्हें फ्रीजिंग में माहिर होना पड़ेगा, जियांग फे ने खुद से हामी भरते हुए कहा। क्योंकि मॉन्स्टर्स का झुंड इतना बड़ा था, इसलिए डैमेज को टैंक करना नामुमकिन था। एक नॉर्मल टैंक अंदर घुसते ही मारा जाता, इसीलिए डैमेज टैंक करने की कोशिश करने के बजाय फ्रीजिंग स्किल से सिचुएशन कंट्रोल करनी थी और फिर एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स का सफाया करना था। पर जियांग फे के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उसका डिफेंस बहुत हाई था और उसके और मॉन्स्टर्स के लेवल के बीच एक बड़ा गैप था। ये मॉन्स्टर्स उसे जरा सा भी डैमेज नहीं दे सकते थे। वो सीधा मॉन्स्टर्स के झुंड में घुसा और उसने गॉड्स रात का इस्तेमाल किया। इसके तुरंत बाद इजाबेला ने रेन ऑफ फायर इस्तेमाल की और उन्होंने आसानी से इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। यहाँ कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं, ये सच में ट्रेनिंग के लिए एक बढ़िया जगह है, जियांग फे ने खुद से सिर हिलाते हुए कहा। अफसोस की बात बस ये थी कि उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई था,
इसलिए उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल सकते थे। अगर कोई भी पार्टी इससे पहले उन 28 जनरल्स ऑफ द क्लाउड टेरेस को हरा सकती थी तो लेवलिंग के लिए ये जगह पक्का एक जन्नत थी। फ्रीजिंग स्किल्स से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के बाद वो बस एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बटोर सकते थे। इन छोटे मॉन्स्टर्स को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। कोई भी पार्टी जिसका टीम वर्क और केमिस्ट्री अच्छी हो वो ये कर सकती थी, पर बहुत कम पार्टीज ही उन गेट कीपिंग मॉन्स्टर्स को हरा सकती थीं। लेवल 48 के उन 28 वाइस लीडर्स का कॉम्बिनेशन यकीनन 90% पार्टीज की हिम्मत तोड़ सकता था। मॉन्स्टर्स की 10 से ज्यादा वेव्स को साफ करने के बाद आखिरकार जियांग फे साइड हॉल के सामने पहुंच ही गया। डैमिट, काश मैंने अबिस क्रिस्टल इतनी जल्दी इस्तेमाल ना किया होता। ये सारा एक्सपीरियंस वेस्ट हो गया, कितनी बुरी बात है। जियांग फे की आवाज में निराशा थी, पर वो एक चीज भूल गया था। अगर उसने उन 28 जनरल्स ऑफ द क्लाउड टेरेस पर लेवल सप्रेशन हासिल करने के लिए अबिस क्रिस्टल का इस्तेमाल ना किया होता तो वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसके साइड हॉल में घुसने के बाद वो तीनों एनपीसीएस भी उसके पीछे अंदर आ गए। साइड हॉल में कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, वहां बस एक अकेला बॉस खड़ा था। गॉडेस ऑफ द ब्लू डॉन, वाइस, डीमन, लोअर लॉर्ड। लेवल 50, हेल्थ पॉइंट्स 2,500,000, अटैक पावर 17,000, स्किल्स स्वॉर्ड ऑफ रेट्रिब्यूशन, पनिश, साइलेंस, डीमन फॉर्म। Sword of Retribution, the goddess of the Blue Dawn summons a sharp sword to punish the current target, causing a lot of damage. Punish, inflicts the current target with punishment. The current target loses 1% of their total health points per second, and the damage received is increased by 5%. Silence, silence all units within a radius of 50 meters for 3 seconds. Demon Form, the demon disguised as the goddess of the Blue Dawn can no longer maintain the disguise. The demon reveals its original face, recovers its health points back to full, and gains new skills. Triggered when the boss's health points drops to 50%. Remarks, a demon tribe had invaded this place and occupied it to carry out inappropriate activities. जैसी उम्मीद थी, हेरोइक डंजन्स में लॉर्ड रैंक्ड बॉसेस तो होंगे ही। जियांग फे ने सिर हिलाया। चलो इसे ट्राई करते हैं, आ जाओ बेला। जियांग फे ने बॉस की ताकत का अंदाजा लगाया। ये बॉस बैटलफील्ड वाले बॉस से कहीं ज्यादा कमजोर था। इकलौती परेशानी इस बात की थी कि 50% के बाद जब ये अपने डीमन फॉर्म में वापस आएगा तब इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। इसीलिए उसने अभी के लिए अपने लाइफस्टील डीमन फॉर्म में लड़ने का प्लान बनाया। अगर ये काफी नहीं पड़ा तो वो बीच लड़ाई में अपने नेफिलिम फॉर्म में बदल जाएगा। थंप, काले धुएं के छटने के बाद जियांग फे अपने वैम्पायर फॉर्म में बदल गया। फिर उसने वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल किया और सीधा बॉस पर हमला बोल दिया। -17,852। वाइल्ड चार्ज के खत्म होते ही जियांग फे ने तेजी से रूथलेस बराज स्टैक करना शुरू कर दिया। बेवकूफ इंसान, जियांग फे के हमलों ने तुरंत बॉस को एक्टिवेट कर दिया था। -13,257। बॉस के नॉर्मल अटैक से होने वाला डैमेज जियांग फे के लिए कोई जानलेवा खतरा नहीं था, पर इससे पहले कि जियांग फे खुश होने का सोच भी पाता, बॉस ने उसे एक जोरदार झटका दिया। अचानक जियांग फे के सिर के ऊपर एक सुनहरी तेज तलवार नजर आई। अगले ही पल वो तेजी से नीचे गिरी। -47,821। स्वॉर्ड ऑफ रेट्रिब्यूशन, FCK। फिलहाल जियांग फे के पास सिर्फ 61,000 से थोड़े ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे। इस हमले के बाद उसके पास बस 10,000 के करीब हेल्थ पॉइंट्स बचे थे। आर्मर्ड बुलवॉक। जैसे ही जियांग फे ने अटैक किया और लाइफस्टील के जरिए अपने हेल्थ पॉइंट्स रिकवर किए, उसने एक शील्ड भी एक्टिवेट कर ली। -11,423 अब्जॉर्ब्ड। जियांग फे ने अगले हमले से खुद को बचा लिया। तब तक उसका रूथलेस बराज 10 बार स्टैक हो चुका था और उसकी अटैक पावर उछलकर करीब 14,000 तक पहुंच गई थी। अब अपने हर हमले के साथ वो करीब 30,000 हेल्थ पॉइंट्स अब्जॉर्ब कर सकता था। ऊपर से जियांग फे की अटैक स्पीड बहुत ज्यादा हाई थी, बॉस की अटैक स्पीड से कहीं ज्यादा। इसीलिए उसे बस इस बात का ध्यान रखना था कि बॉस के स्वॉर्ड ऑफ रेट्रिब्यूशन इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसका नॉर्मल अटैक उसे ना लगे। उसे और किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। -14,752। -3,000। -3,000। इसी बीच इजाबेला ने भी अपनी अबिसल फ्लेम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेवल अप होने के बाद उसका डैमेज काफी ज्यादा बढ़ चुका था। बॉस के डैमेज ओवर टाइम और साइलेंस स्किल्स जियांग फे पर लगभग बेअसर थे। उसे बस बॉस के स्वॉर्ड ऑफ रेट्रिब्यूशन से बचकर रहना था। सही समय पर आर्मर्ड बुलवाक या क्लैरेट ईजिस एक्टिवेट करके वो आराम से किसी भी खतरे से बच सकता था। लेवल अप होने के बाद जियांग फे की अटैक पावर काफी बढ़ चुकी थी। साथ ही वो नेफिलिम किंग्स आइज के वीकनेस एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करने में भी बेहतर होता जा रहा था। लगभग हर 2 हमलों में से एक क्रिटिकल हिट लग रहा था, जिससे उसका डैमेज आउटपुट पहले से कहीं ज्यादा हो गया था। करीब 20 सेकंड के अंदर ही बॉस के हेल्थ पॉइंट्स 50% पर आ गिरे। कमीने एडवेंचरर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्लान्स बर्बाद करने की? अब तुम मरोगे। बॉस की इस दहाड़ के साथ ही वो शांत और शालीन दिखने वाली गॉडेस ऑफ द ब्लू डॉन बदलने लगी। जियांग फे के सामने अब सींगों वाला एक डीमन खड़ा था। गोल्डन द ट्रिक्स्टर, डीमन, लोअर लॉर्ड, लेवल 50। हेल्थ पॉइंट्स
2,500,000. Attack power, 17,500. Skills, Shadow Bolt Rain, Gate of Sin, Fire Bloom, Chain Lightning. Shadow Bolt Rain launches a shadow bolt at all targets within 50 meters, dealing 4,000 damage. Gate of Sin summons a portal with 500,000 health points. While open, the portal will summon 30 advanced elite Fallens every 10 seconds to help in the battle. Fire Bloom randomly marks 5 non-current targets, dealing 2,000 damage per second and inflicting 5,000 fire damage per second to all players within 5 meters. Chain Lightning shoots a chain of lightning on a random target, causing a total of 40,000 damage. The chain of lightning can arc around up to 6 times and the damage will spread evenly. The maximum arc distance is 5 meters. It will not be cast on players who have been hit by Fire Bloom. जियांग फे ने जल्दी से बॉस के स्किल्स पर नजर डाली. अपने इस नए रूप में ये पहला बॉस अपने पिछले गॉडेस ऑफ द ब्लू डॉन वाले रूप से कहीं ज्यादा ताकतवर था. इस बॉस को हराने के लिए बहुत तगड़े टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी. प्लेयर्स को बीच लड़ाई में अपनी पोजीशंस बदलनी ही होंगी. एक जगह खड़े रहकर हमला करना नामुमकिन है. जियांग फे ने मन ही मन सोचते हुए सिर हिलाया. बदलने के बाद बॉस 2 सेकंड तक अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा. पर अगले ही पल उसने अपने हाथ में पकड़ी विशाल कुल्हाड़ी से जियांग फे पर जोरदार हमला कर दिया. -16,825. बेला, खेल खत्म करो. जल्दी से अटैक करो. जियांग फे ने बॉस की ताकत का अंदाजा लगाया. फिर उसने अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया. आखिर उसका लाइफस्टील डीमन फॉर्म सिर्फ 20 सेकंड से थोड़ा ही ज्यादा टिकने वाला था. अगर उसने जल्दी हाथ पैर नहीं मारे तो फॉर्म खत्म होते ही वो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा. ठीक है, इजाबेला ने हाँ में सिर हिलाया. उसने तुरंत अपनी डीमन फ्लेम बुलाई और पीछे से पागलों की तरह बॉस पर बरस पड़ी. डीमन फ्लेम का इस्तेमाल करते ही इजाबेला का डैमेज आउटपुट आसमान छूने लगा और जियांग फे से भी आगे निकल गया. दोनों का मिलाकर डैमेज हर सेकंड 50,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका था. SH*T. ऐसे बात नहीं बनेगी. बॉस के हेल्थ पॉइंट्स 50% पहुंचने से पहले ही मेरा लाइफस्टील डीमन फॉर्म खत्म हो जाएगा. जियांग फे के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं. उसकी अटैक पावर पहले से ही बहुत ज्यादा थी, पर बॉस के पास हेल्थ पॉइंट्स की कोई कमी नहीं थी. लाइफस्टील डीमन फॉर्म के महज 1 मिनट के टाइम में इस बॉस को मार गिराना नामुमकिन था. असल में ये डंजन बॉस लोगों की पार्टी के लिए बना था. जियांग फे अकेले इसका सामना कर रहा था. यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी. अगर वो लोअर डिफिकल्टी वाले दूसरे बॉसेस की तरह इसे भी कुछ ही सेकंड्स में मार देता तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता. दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल बगल में है. जियांग फे अभी टेंशन में ही था कि बॉस अचानक दहाड़ा. तभी जियांग फे के पीछे एक बैंगनी पोर्टल खुल गया. स्वूश, छोटे मॉन्स्टर्स का 30 का पहला झुंड बाहर आ गया. वो सभी एडवांस्ड एलीट फॉलन्स थे. रोर, वो फॉलन्स जोर से गुर्राए और तुरंत जियांग फे की तरफ टूट पड़े. लड़ाई में सिर्फ जियांग फे और इजाबेला ही शामिल थे. क्योंकि जियांग फे के लाइफस्टील में एरिया ऑफ इफेक्ट हीलिंग थी, इसलिए उसने तुरंत उन मॉन्स्टर्स का एग्रो अपनी तरफ खींच लिया. अगर कोई नॉर्मल पार्टी यहां आती तो इन मॉन्स्टर्स का पहला निशाना पक्का उनके क्लेरिक्स ही होते. इसीलिए उन्हें यह ध्यान रखना पड़ता कि उनका सब टैंक एग्रो खींचने के लिए तैयार रहे. जाहिर सी बात है, पहली बार आने वाले इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते. अपनी जान गंवाकर ही वो बॉस के सारे स्किल्स को टेस्ट कर सकते थे. छोटे मॉन्स्टर्स की फिक्र मत करो, बॉस को मारो. जियांग फे जोर से चिल्लाया. वो बस इन मॉन्स्टर्स के उसे घेरने का इंतजार कर रहा था ताकि वो गॉड्स रात का इस्तेमाल कर सके. अगर उसके नॉर्मल अटैक्स का स्प्लैश इफेक्ट इन छोटे मॉन्स्टर्स को लग जाता तो ये बहुत बढ़िया रहता. जो उसके पीछे थे उनकी उसे कोई परवाह नहीं थी. उन छोटे मॉन्स्टर्स के हमले जियांग फे का डिफेंस बिल्कुल नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके अपना पूरा ध्यान बॉस पर लगा सकता था. अगर ये कोई नॉर्मल पार्टी होती तो उन्हें ना सिर्फ छोटे मॉन्स्टर्स से निपटना पड़ता बल्कि पार्टी के अटैकर्स को अपने टारगेट्स भी बदलने पड़ते. उन्हें पहले पोर्टल को तबाह करना पड़ता, वरना मॉन्स्टर्स की गिनती बढ़ती जाती और आखिर में वो सब मारे जाते. पर जियांग फे को इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी. अगर उसके आसपास ऐसे 1000 छोटे मॉन्स्टर्स भी होते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वो सब मिलकर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते थे. पोर्टल खोलने के अलावा बॉस लगभग हर 5 सेकंड में शैडो बोल्ट रेन की एक वेव भी छोड़ता था. 4000 का डैमेज जियांग फे और इजाबेला के लिए कुछ भी नहीं था, पर एक नॉर्मल पार्टी के लिए 4000 का एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज क्लेरिक्स पर बहुत भारी दबाव डाल देता. जब उसके हेल्थ पॉइंट 70% पर आए तो बॉस ने अपने बाकी 2 स्किल्स भी एक्टिवेट कर दिए. हाँ, तुम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए. बॉस की हंसी के साथ ही इजाबेला के सिर के ऊपर एक आग का फूल नजर आया और उसे हर सेकंड 2000 डैमेज मिलने लगा. क्रैकल क्रैकल इजाबेला को ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था, पर क्योंकि वो जियांग फे के काफी करीब खड़ी थी इसलिए जियांग फे को हर सेकंड 5000 फायर डैमेज झेलना पड़ रहा था. इसे इग्नोर करो, हमला चालू रखो. जियांग फे की लाइफस्टील एबिलिटी इतनी तगड़ी थी कि उसने इजाबेला की पोजीशन नहीं बदलवाई. इसके बजाय हर सेकंड 5000 डैमेज सहते हुए भी उसने बॉस पर हमला करना जारी रखा.
जियांग फे और इजाबेला ऐसा सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड थे। बॉस का ये स्किल असल में एक एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल था और बॉस 5 लोगों को मार्क कर सकता था, पर वो 5 लोग नॉन करंट टारगेट्स होने चाहिए थे। इसीलिए सिर्फ इजाबेला ही इसकी चपेट में आई। अगर ये कोई नॉर्मल पार्टी होती तो 2 या 3 मिली अटैकर्स मार्क हो जाते, फिर वो एक दूसरे को जलाते और उन सभी को हर सेकंड 10,000 से लेकर 20,000 तक का डैमेज होता। क्लेरिक्स के हील करने से पहले ही शायद उनकी मौत हो जाती। इसीलिए नॉर्मल सिचुएशंस में इस बॉस से लड़ते वक्त प्लेयर्स को पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ता था। मार्क होते ही उन्हें तुरंत बाकी पार्टी मेंबर्स से दूर भागना पड़ता था। 5 सेकंड का फायर ब्लूम खत्म होते ही बॉस ने एक और स्किल इस्तेमाल किया। क्या तुम अकेले पड़ गए हो? तो फिर भाड़ में जाओ। एक दहाड़ के साथ बॉस के हाथों से बिजली की एक तेज किरण निकली और सीधे इजाबेला से जा टकराई। फिर वही बिजली पास होकर जियांग फे को भी लग गई। लड़ाई में सिर्फ वो दोनों ही थे, इसलिए बिजली की वो चेन आगे किसी और तक नहीं जा पाई। बज बज 2 तेज आवाजों के साथ जियांग फे और इजाबेला के सिर के ऊपर 20,000 डैमेज का फिगर नजर आया। ये चेन लाइटनिंग 6 लोगों तक फैल सकती थी, इसलिए जाहिर है इस स्किल का डैमेज बहुत ज्यादा था। पर किस्मत से जियांग फे और इजाबेला दोनों ही एकदम टैंकी थे, इसीलिए इस हमले ने उनके काफी हेल्थ पॉइंट्स कम तो कर दिए, पर यह उनकी जान लेने के लिए काफी नहीं था। इन दोनों स्किल्स से बच निकलने के बाद बॉस के हेल्थ पॉइंट्स 55% पर आ गए थे, पर जियांग फे के लाइफस्टील डीमन फॉर्म के पास अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। मैं पहले ही लेवल 59 पर पहुंच गया हूं, पर अभी भी इस डंजन को एक सांस में क्लियर नहीं कर पा रहा। जियांग फे ने आह भरी और फिर डीमन मॉर्फ एक्टिवेट कर दिया। उसके लाइफस्टील डीमन फॉर्म का टाइम लगभग खत्म होने वाला था और सिर्फ 5 सेकंड में उस बॉस को मारना नामुमकिन था, जिसके 50% हेल्थ पॉइंट्स अभी भी बचे थे। इसलिए जियांग फे के पास कोई और रास्ता नहीं था। किस्मत से हीरोइक मोड डंजन्स हफ्ते में एक बार रीसेट होते थे, इसलिए अगर वो आज डंजन क्लियर नहीं भी कर पाया तो भी वो कल अपनी प्रोग्रेस को डिले किए बिना इसे कंटिन्यू कर सकता था। एक पर्पल बिजली जियांग फे पर गिरी। उसकी स्किन तुरंत पर्पल रेड हो गई। उसके सिर के ऊपर 2 सींग निकल आए और उसके हाथ का ब्लेजिंग हैमर एक विशाल साइड में बदल गया। एक नज़र में देखने पर जियांग फे का नेफिलिम फॉर्म इस बॉस जैसा ही लग रहा था। दोनों के सिर पर सींग थे और उनकी बॉडीज एनर्जी से चमक रही थीं। जान से मार दो। अपने डीमन फॉर्म में बदलने के बाद जियांग फे की अटैक पावर डबल हो चुकी थी। ऊपर से उसके अटैक्स बॉस के डिफेंस और बाकी सब चीज़ों जैसे अवॉइडेबिलिटी, पैरी और ब्लॉक को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। उसने बॉस के डिफेंस रिडक्शन को भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जियांग फे के बदलते ही बॉस बड़ी मुसीबत में फंस गया। डीमन फॉर्म में जियांग फे की अटैक पावर आसमान छू रही थी। जब इसके साथ इजाबेला का हाई डैमेज आउटपुट मिला तो बॉस 20 सेकंड से भी कम टाइम में मारा गया। डिंग, यू हैव एलिमिनेटेड गोल्डन द ट्रिक्स्टर। Obtained 2,200,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। Obtained 1,000 गोल्ड कॉइन्स। क्योंकि बॉस लेवल 50 का था, वो जियांग फे से 10 लेवल से ज्यादा नीचे नहीं था, इसलिए जियांग फे को रिवॉर्ड के तौर पर एक्सपीरियंस और गोल्ड कॉइन्स मिल सकते थे। उफ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं शुरू में ही डीमन मॉर्फ इस्तेमाल कर लेता। जियांग फे ने आह भरी और फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल कर दिया। चलो देखते हैं कि कुछ अच्छा ड्रॉप हुआ है या नहीं, इजाबेला ने एक्साइटमेंट में कहा। ठीक है। इस वक्त जियांग फे भी ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि इस हेरोइक मोड डंजन के बॉसेस क्या ड्रॉप करेंगे। स्वूश, लाल रंग की रोशनी चमकी, जिसका मतलब था कि बॉस ने एक एंशिएंट इनहेरिटेंस आइटम ड्रॉप किया है। ट्रिक्स्टर्स जेम, टॉय एंशिएंट इनहेरिटेंस। Use records the physical characteristics of a player or NPC and use it again to copy the target's appearance and voice onto yourself. Note: if you copy a player, you will appear in that player's enemy list. If you copy a player in the main city and get exposed on the spot, you will be deemed to have attacked the player and NPC guards will punish you. Interesting. इस आइटम को देखकर जियांग फे खुश हो गया। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि वो इस आइटम का इस्तेमाल दूसरों को फंसाने के लिए कर सकता है। इस काम के लिए ये एकदम परफेक्ट था। ट्रिक्स्टर्स जेम के अलावा बॉस ने एक लेवल 50 की लेजेंडरी रिंग भी ड्रॉप की थी। अबिसल नोड रिंग लेजेंडरी। फिजिकल अटैक प्लस 475, स्ट्रेंथ प्लस 40, वाइटैलिटी प्लस 40, अवॉइडेबिलिटी प्लस 5%। इक्विपमेंट allows you to acquire the skill Gate of Abyss. Summons a Gate of Abyss with 10,000 health points. While open, the Gate of Abyss will summon 3 elite guards of your level every 3 seconds to fight for you. The Gate of Abyss lasts for a maximum of 1 minute. After the Gate of Abyss is destroyed, the elite guards will last for a maximum of 30 seconds. Skill cooldown time is 10 minutes. Level requirement 50. Not bad. जियांग फे ने तुरंत उस रिंग को बदल दिया जिसमें क्लैरेट ईजिस लगा हुआ था। भले ही ये स्किल बहुत काम का था, पर इक्विपमेंट का लेवल बहुत कम था और जियांग फे के पास जान बचाने वाले स्किल्स की कोई कमी नहीं थी। अभी जियांग फे के पास बहुत सारे लाइफ सेविंग स्किल्स थे।
उसके पास आर्मर्ड बुलवाक था जो उसके हेल्थ पॉइंट्स के 20% के बराबर था, और साइलेंट स्टेप था जो उसे 100% अवॉइडेबिलिटी देता था और काउंटर अटैक करने का मौका भी। उसके पास डिवाइन शील्ड भी थी जो उसे 15 सेकंड की इन्विंसिबिलिटी देती थी, और शैडो बैरियर जो उसे इन्विंसिबल बना देता था और जिसे वो दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकता था। ऊपर से उसके पास अनडाइंग एजिस था जो उसके ब्लेजिंग हैमर से जुड़ा हुआ था। अगर वो हेल्थ रिकवरी स्किल सेक्रेड लाइट को भी मिला ले तो अब जियांग फे के लिए मरना सच में बहुत मुश्किल था, भले ही वो खुद क्यों न मरना चाहे। इन दोनों के अलावा बॉस ने पर्पल इक्विपमेंट के 2 और पीसेस ड्रॉप किए थे, एक क्लॉथ आर्मर था और दूसरा प्लेट आर्मर। पर जियांग फे ने जो लाइट ब्रिंगर्स आर्मामेंट्स पहना था वो एक इक्विपमेंट सेट था। वो सिर्फ एक लेवल 50 का इक्विपमेंट पहनने के लिए अपने इक्विपमेंट सेट को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता था। जियांग फे ने वो दोनों पर्पल इक्विपमेंट रख लिए, शायद वो उनका इस्तेमाल बाद में कर पाए जब उसकी गिल्ड के प्लेयर्स का लेवल बढ़ जाएगा। ड्रॉप्स उठाने के बाद जियांग फे पीछे मुड़ा और उसके पसीने छूट गए। वो तीनों एनपीसीएस जो अभी कुछ ही देर पहले उसके पीछे खड़े थे अब गायब थे। होली SH*T। ये क्या हुआ? साइड हॉल में और कोई छोटे मॉन्स्टर्स नहीं थे। और तो और इससे पहले जब बॉस मरा था और जियांग फे ने पीछे उन तीनों एनपीसीएस को देखा था तो वो बिल्कुल ठीक थे। वो अचानक गायब कैसे हो गए? जियांग फे ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो अभी कुछ देर पहले ही तो यहीं थे। इजाबेला को भी ये बहुत अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों एनपीसीएस हवा में उड़ गए हों। वो अचानक से बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए थे। वो शायद अभी मरे नहीं हैं। चलो उन्हें ढूंढते हैं, जियांग फे ने कहा। उसे क्वेस्ट फेल होने का कोई प्रॉम्प्ट नहीं मिला था, जिसका मतलब था कि वो तीनों एनपीसीएस अभी भी जिंदा थे। जियांग फे ने पहले पीछे की तरफ ढूंढा, पर डंजन के एंट्रेंस तक पूरा रास्ता ढूंढने के बाद भी उसे वो तीनों एनपीसीएस कहीं नजर नहीं आए। इसका मतलब है कि वो आगे चले गए हैं। चलो रास्ता साफ करते हैं। जियांग फे ने इजाबेला को आवाज दी और मेन हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते के मॉन्स्टर्स का सफाया करना शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट बाद जियांग फे और इजाबेला ने मेन हॉल तक जाने वाले रास्ते के सारे मॉन्स्टर्स मार गिराए। मेन हॉल में घुसते ही जियांग फे को वो तीनों एनपीसीएस तुरंत दिख गए, पर इस बार वो तीनों एनपीसीएस काफी बुरी हालत में लग रहे थे। किसी ने उन्हें मेन हॉल के पिलर्स से बांध दिया था। तुम तीनों ने टेम्पल ऑफ डीटीज एंड डीमंस में घुसपैठ की है। तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं तुम तीनों को मौत के घाट उतार दूंगा। जियांग फे के अंदर घुसते ही उसके कानों में ये आवाज पड़ी, FCK, रुक जाओ। एक आदमी को बड़ी सी तलवार उठाए एनपीसीएस का सिर काटने की तैयारी करते देख जियांग फे तेजी से चिल्लाया। उसी वक्त जियांग फे ने वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल किया। थंप! जियांग फे के हमले ने उस आदमी को सिर काटने से रोक दिया। एम्परर डोंगयू, वाइस ह्यूमन लीडर, लेवल 50, हेल्थ पॉइंट्स 700,000, अटैक पावर 8,500, स्किल्स माउंट आई स्लैम, क्रशिंग बर्डन, स्मैश। Mount I Slam summons a rockfall over an area, dealing a lot of damage to players in the area and stunning them. Crushing Burden reduces the attack power and movement speed of all enemies within 30 meters. Smash immediately deals a powerful blow to the current target. FCK। इस बॉस को देखकर जियांग फे हैरान रह गया। इसलिए नहीं कि बॉस बहुत स्ट्रांग था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कमजोर था। ये बॉस नॉर्मल डिफिकल्टी डंजन्स वाले बॉसेस जैसा था। अगर ये बॉस किसी नॉर्मल डिफिकल्टी डंजन में होता तो भी ये फाइनल बॉस बनने लायक स्ट्रांग नहीं था। प्यारे एडवेंचरर, जल्दी से हमें बचाओ, हम बहुत डरे हुए हैं। पिलर्स से बंधे वो तीनों एनपीसीएस लगातार चिल्ला रहे थे। पर इस समय क्योंकि जियांग फे बॉस पर हमला कर चुका था, बॉस बैटल पहले ही शुरू हो गई थी, इसलिए उसके पास उन तीनों एनपीसीएस की फिक्र करने का टाइम नहीं था। उसे पहले इस बॉस को रास्ते से हटाना था। लाइफस्टील डीमन फॉर्म। जियांग फे तुरंत बदल गया। क्योंकि ये बॉस सच में बहुत वीक था, वो जियांग फे के हमलों के आगे टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में बॉस मरने की हालत में पहुंच गया था। रुको, तुम धोखा खा गए हो। इस बार बॉस का नाम अचानक पीला हो गया और वो सच में बोलने लगा। ये क्या हो रहा है? छोटे बॉस को अचानक न्यूट्रल स्टेट में जाते देख जियांग फे एकदम सुन रह गया। मैं असल में इस मंदिर का एक मंक था। वो लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। ERPFFT। अपनी बात पूरी करने से पहले ही बॉस ने मुंह भर के खून थूका और जमीन पर गिरकर मर गया। और तो और क्योंकि इसकी मौत से स्टोरी लाइन ट्रिगर होनी थी, इसलिए इस बॉस ने ना तो कुछ ड्रॉप किया और ना ही कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए। हा, मुझे समझाने दो प्यारे एडवेंचरर्स। तभी मेन हॉल के बाहर से एक जोरदार हंसी गूंज उठी। जियांग फे ने पलटकर देखा तो कोई मेन हॉल के अंदर आ रहा था। ये वही एनपीसी था जिसने उस वक्त क्वेस्ट शुरू की थी। पर सड़क किनारे मिलने वाला ये विलेजर अब किसी किसान जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो शानदार कपड़े पहने हुए बड़े ही रौब से मेन हॉल में चलकर आ रहा था। FCK, ये चल क्या रहा है? जियांग फे हैरान था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर कम से कम वहां मौजूद चारों एनपीसीएस का नाम अभी भी ग्रीन था, जिसका मतलब था कि वो अभी भी फ्रेंडली स्टेट में थे।
देखा जाए तो मुझे तुम एडवेंचरर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भले ही उस सड़क छाप विलेजर ने फैंसी कपड़े पहन लिए थे, पर वो अभी भी बिना अक्ल वाला एनपीसी ही था। इसीलिए उसने जियांग फे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने डायलॉग बोलता रहा। साफ था कि ये एनपीसी अब प्लॉट मोड में जा चुका था। आसपास कोई और मॉन्स्टर्स नहीं थे और चारों एनपीसीएस भी फ्रेंडली टारगेट्स थे। ऐसे में जियांग फे के पास चुपचाप इस एनपीसी की बकवास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे लगा था कि मेरा प्लान फेल हो गया है। पहले उस कमीने गलदान ने मुझे धोखा दिया, फिर ट्रू गॉड को हमारे प्लान का पता चल गया। क्लाउड टेरेस के 28 जनरल्स हमें रोकने आ गए, इसलिए मेरे पास टेम्पल ऑफ डीईटीज एंड डीमन से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तुम एडवेंचरर्स की मदद से उन 28 जनरल्स का काम तमाम हो चुका है और वो गद्दार गैल्डन भी मारा जा चुका है, उस विलेजर ने कहा। फिर वो अचानक जियांग फे और इजाबेला की तरफ घूमा और बोला, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब तुम दोनों को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है। उस विलेजर की बात खत्म होते ही चारों एनपीसीएस के नाम अचानक ग्रीन से रेड हो गए। पिलर्स से बंधे वो तीनों एनपीसीएस भी आजाद हो गए। स्विश 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 4 पर्पल लाइट चमकी। वो चारों एनपीसीएस जो पहले एकदम कमजोर लग रहे थे, उनका एक खौफनाक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। सबसे पहले उस विलेजर की पत्नी 3 मीटर से भी लंबी एक खुखार फीमेल डीमन में बदल गई। उसके 6 हाथों में से हर एक में एक बड़ी सी तलवार थी। एक नज़र में ही वो बेहद पावरफुल लग रही थी। द हाई प्रीस्टेस शिरवल्ला, डीमन एम्पावर्ड लीडर, लेवल 50, हेल्थ पॉइंट्स 1,100,000, अटैक पावर 9,800, स्किल्स स्लैम, क्लीव, डार्कनेस हील, लाइफ सैक्रिफाइस। स्लैम immediately deals a strong blow to the current target. Cleave performs a sweeping attack in a fan-shaped area in front. Darkness heal restores 30% of the health points of an ally within 30 meters. Life sacrifice after Shirvalla's death, the attack power of surrounding allies will increase by 100%. उस विलेजर का बेटा भी एक 3 मीटर्स लंबे डीमन में बदल गया था। उसके पैर भेड़ों जैसे खुरों में बदल गए थे। उसके दोनों हाथों में 1 फुट से भी लंबे नुकीले नाखून थे और एक मोटी सी लंबी पूंछ भी निकल आई थी। वो एकदम नरक से आए किसी शैतान जैसा लग रहा था। रॉथगार्ड रोडियर, डीमन एम्पावर्ड लीडर, लेवल 50, हेल्थ पॉइंट्स 1,500,000, अटैक पावर 12,000, स्किल्स मैम, स्मैश, वाउंड स्लैश, लाइफ ट्रिब्यूट। मैम randomly maims 5 targets, decreasing their attack speed and casting speed by 100%. Smash immediately deals a powerful blow to the current target. Wound slash, Rodier immediately enters an invisible state and teleports behind a random target, inflicting a bleeding effect on that target which causes 4,000 damage per second. Life tribute, if Rodier is killed, the total health points of nearby allies will increase by 50%. उस बाप ने भी अपना इंसानी रूप छोड़ दिया था। उसका शरीर भी फूलकर 3 मीटर से ज्यादा लंबा हो गया था। उसकी पीठ पर पंख निकल आए थे और उसका पूरा शरीर हरी लपटों से घिरा हुआ था। डूमब्रिंगर एरेडुइन, डीमन एम्पावर्ड लीडर, लेवल 50, health points 1,100,000, magic attack 14,500, skills Shadow Bolt Rain, demonized skin, War Stomp, life glory. Shadow Bolt, the Doombringer launches shadow bolts toward all enemies within 30 meters, dealing 3,000 damage. Demonized skin reduces the magic damage received by the Doombringer by 50%. War Stomp immediately stomps surrounding enemies, causing a lot of damage to nearby enemies, stunning them for 3 seconds. Life Glory, if Ereduin is killed, surrounding allies will immediately enter a frenzied state, and their attack power and attack speed will increase by 100%. ये तीनों बॉसेस पहले ही काफी डरावने थे, पर वो सड़क छाप विलेजर तो और भी ज्यादा खौफनाक था। अब वो मामूली इंसान एक 5 मीटर्स लंबे विशाल राक्षस में बदल चुका था। ये दानव चारों पैरों पर चलता था, पर उसके ऊपरी हिस्से में मजबूत हाथ थे। उसका पूरा शरीर खुरदरे स्केल्स से ढका हुआ था और वो स्केल्स गहरे हरे रंग की आग में जल रहे थे। उसके हाथ में मौजूद वो बड़ी सी कुल्हाड़ी, जो किसी पलंग जितनी चौड़ी थी, वो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अबिसल डीमन अन्निहिलान, डीमन लॉर्ड, लेवल 50, हेल्थ पॉइंट्स 6,500,000, अटैक पावर 16,500, स्किल्स स्वाइप, हेलफायर, कोलैप्स, डेथ हार्वेस्ट, रेज। स्वाइप Annihilan's normal attacks deal damage to all nearby enemies. Hellfire Annihilan summons blazing flames in a designated area, dealing 5,000 damage per second to all enemies in the area. Collapse Annihilan's huge body makes the main hall become extremely unstable, and the falling ceiling parts will cause 2,000 damage per second to enemies in the area. Death Harvest Whenever a player is killed, his or her soul will become Annihilan's henchman and will attack his or her original teammates. Rage If the battle lasts for more than 10 minutes and Annihilan has not been killed, or if all 3 of Annihilan's minions have died, Annihilan will enter a frenzied state, and its attack power will increase by 500%. Remarks The final boss of the heroic mode, Temple of Deities and Demons. Damn! एक असली लॉर्ड रैंक्ड बॉस और 3 एम्पावर्ड लीडर मिनियंस? क्या मजाक है ये?
जियांग फेई सन्न रह गया। क्या ये कोई मजाक था? भला इसे कौन क्लियर कर सकता था? सच में इस डंजन का फाइनल बॉस पहले वाले उस ट्रिक्स्टर से बिल्कुल अलग था। दोनों की डिफिकल्टी का कोई मुकाबला ही नहीं था। ये बॉस इतना स्ट्रांग था कि अगर ये किसी लेवल 50 के पार्टी डंजन का भी फाइनल बॉस होता तो किसी को कोई हैरानी नहीं होती। डिंग! क्वेस्ट अपडेटेड। क्वेस्ट नेम, मेक अप फॉर योर मिस्टेक्स। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, ड्यू टू योर मिस्टेक्स, द ट्रू गॉड्स प्लान टू डिस्ट्रॉय द डिमोनिक फोर्सेस हैज फेल्ड। नाउ, द टास्क ऑफ एक्सटर्मिनेटिंग द डीमंस हैज फॉलन ऑन योर शोल्डर्स। Quest rewards unknown. Ding! You have received the True God's blessing. True God's blessing. When you are in the dungeon temple of deities and demons, your attack speed is increased by 100%, casting speed is increased by 50%, and you will not lose any experience or equipment upon death. चूंकि मेरे पास ये True God's blessing buff है, मुझे मरने पर कुछ भी खोने की टेंशन नहीं है और मैं आराम से इन बॉसेस के स्किल्स को थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट कर सकता हूं। पर इस बॉस कॉम्बिनेशन की ताकत को देखते हुए 100 लोगों की लेवल 50 की पार्टी भी इन्हें नहीं हरा पाएगी। उफ! जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। इस डंजन का फाइनल बॉस सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अगर सिर्फ एक लॉर्ड रैंक्ड बॉस होता तो भी ठीक था। इन 3 लीडर रैंक्ड मिनियंस के साथ आने से मामला बहुत मुश्किल हो गया था। ऊपर से जियांग फे पहले मिनियंस को मार भी नहीं सकता था। हर बार किसी मिनियन के मरने पर बॉस थोड़ा और मजबूत हो जाता था। अगर तीनों मिनियंस मर गए तो बॉस तुरंत फ्रेंजी में चला जाएगा और उसकी अटैक पावर 5 गुना बढ़ जाएगी। लगभग 1 लाख की अटैक पावर के साथ बॉस किसी को भी एक झटके में मार सकता था। इसीलिए अगर 100 प्लेयर्स की कोई पार्टी इस बॉस को हराना भी चाहे तो उनका एवरेज लेवल कम से कम 55 होना चाहिए। इसके अलावा उस पार्टी के प्लेयर्स के पास अच्छे इक्विपमेंट भी होने चाहिए। असल में जियांग फेई थोड़ा बेवकूफ था। भले ही डंजन में लेवल 40 के बाद प्लेयर्स को घुसने की परमिशन थी, पर ऐसा कोई रूल नहीं था कि सिर्फ लेवल 40 की पार्टीज ही अंदर जा सकती हैं। हीरोइक मोड में बॉसेस लेवल 50 के इक्विपमेंट ड्रॉप करते थे। इसका मतलब था कि जो पार्टीज इस डंजन में आती थीं वो पक्का लेवल 50 से ऊपर की होती थीं। अब जब ये आखिरी बॉस है तो हमें आगे के लिए कुछ भी बचाकर रखने की जरूरत नहीं है। बेला जाओ, इन्हें खत्म कर दो। जियांग फे इस बॉस को पक्का नहीं हरा सकता था। अगर वो अपने नेफिलिम फॉर्म में भी बदल जाता तब भी ये नामुमकिन था। अगर 10,000 से ज्यादा अटैक पावर वाले इन चारों बॉसेस ने उसे घेर लिया तो वो पक्का मारा जाएगा। लेकिन इजाबेला की बात अलग थी। उसके जैसी लेवल 59 की डिमोनिक नागा इन लेवल 50 के डीमंस को आराम से कुचल सकती थी। ठीक है, इजाबेला ने हाँ में सिर हिलाया और जियांग फे पीछे हट गया। वो इस लड़ाई में बीच में नहीं पड़ना चाहता था। अगर 10,000 से ज्यादा अटैक पावर वाले इन चारों बॉसेस ने उस पर हमला कर दिया तो वो तुरंत मारा जाएगा। रॉर! एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ इजाबेला अपने असली डिमोनिक नागा फॉर्म में आ गई। लेवल 50 पर पहुंचने के बाद उसका डिमोनिक नागा फॉर्म और बड़ा हो गया था और अब उसका शरीर 30 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। इजाबेला को भी ट्रू गॉड्स ब्लेसिंग के इफेक्ट्स मिल रहे थे, इसलिए ड्रैकोनियन में थोड़ी देर कास्ट करने के बाद हवा में एक बहुत बड़ा काला फायरबॉल बनने लगा। जैसे ही वो काला फायरबॉल बनना शुरू हुआ, बॉस और उसके मिनियंस अलर्ट हो गए। सिर्फ बॉस ही नहीं, जियांग फे जैसे नॉन मैजिशियन प्लेयर को भी हवा में फायर और डार्कनेस एलिमेंट्स भरते हुए महसूस हो रहे थे। बूम! इजाबेला की अबिसल फ्लेम सीधे उस लॉर्ड रैंक्ड बॉस से जा टकराई। -887,168। बॉस के सिर के ऊपर लगभग 9 लाख का डैमेज फिगर दिखाई दिया। ये देखकर जियांग फे का मुंह खुला का खुला रह गया। होली SH*T! ये तो बहुत ही ओवरपावरिंग है। भले ही उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि इजाबेला का डिमोनिक नागा फॉर्म कितना पावरफुल है, पर साफ था कि जियांग फे ने इजाबेला की ताकत को कम आंका था। +1,950,000। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जियांग फे को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। हाई प्रीस्टेस शिरवल्ला का हील और भी ज्यादा कमाल का था। वो एक ही हील से बॉस के 30% हेल्थ पॉइंट्स रिकवर कर सकती थी। अगर उन्होंने हाई प्रीस्टेस शिरवल्ला को इग्नोर किया तो वो ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। बेला, एग्रो जनरेट करो, मैं प्रीस्टेस को दूर खींच कर ले जाता हूं। जियांग फे जोर से चिल्लाया। रॉर! अपनी ड्रैगन दहाड़ के बाद इजाबेला ने बाकी तीनों बॉसेस पर अपनी ड्रैगन ब्रेथ से हमला किया ताकि शुरुआती एग्रो जनरेट कर सके। उसने जानबूझकर प्रीस्टेस को छोड़ दिया था। ठीक है, अब तुम हमला कर सकती हो। जियांग फे ने प्रीस्टेस पर कुछ हमले किए। फिर एग्रो जनरेट करने के बाद वो प्रीस्टेस को इजाबेला से 40 मीटर्स दूर एक जगह पर ले गया। लाइफस्टील डीमन फॉर्म। जब जियांग फे अपने लाइफस्टील डीमन फॉर्म में था तो ये प्रीस्टेस उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। रॉर! भले ही बाकी तीनों बॉसेस काफी पावरफुल थे, पर अपने डिमोनिक नागा फॉर्म में मौजूद इजाबेला के लिए उनके हमले बस गुदगुदी जैसे थे। अपने डिमोनिक नागा फॉर्म में इजाबेला की सिर्फ अटैक पावर ही नहीं बढ़ी थी, बल्कि उसका डिफेंस भी सीधे नागा एट्रीब्यूट में बदल गया था। उसके टोटल हेल्थ पॉइंट्स तो और भी डरावने थे। बूम! एक और सुपर एबिसल फ्लेम, एबिसल डीमन अनिहिलान के शरीर पर जोर से गिरी। इस बार क्योंकि प्रीस्टेस बहुत दूर थी, इसलिए उस लॉर्ड रैंक्ड बॉस को हील करने वाला कोई नहीं था। इजाबेला ने लगभग 9 लाख का डैमेज दिया, जिससे अनिहिलान के कुल हेल्थ पॉइंट्स 8वें हिस्से से भी ज्यादा गिर गए।
ऊपर से इजाबेला का हर अबिसल फ्लेम का कास्ट टाइम 10 सेकंड से भी कम था। जियांग फे अभी प्रीस्टेस पर हमला करने में बिजी ही था कि अचानक उसके सिर के ऊपर एक स्टेटस आ गया। मैम, योर अटैक एंड कास्टिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 50%। FCK, ये सच में बहुत पकाने वाला है। जियांग फे ने मुंह बनाया। फिर उसने इसाबेला की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि उस पर मैम का कोई असर नहीं हुआ था। जाहिर था कि डिमोनिक नागा इजाबेला इस तरह के लो लेवल डार्कनेस स्पेल से इम्यून थी। भले ही जियांग फे पर मेम का असर हो रहा था, पर उसके पास ट्रू गॉड्स ब्लेसिंग और इजाबेला के ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन का ऑरा था। इसलिए उसकी अटैक स्पीड अभी भी नॉर्मल से ज्यादा थी और प्रीस्टेस के हेल्थ पॉइंट्स तेजी से कम हो रहे थे। आखिर में आते आते जियांग फे ने अपने हमले थोड़े हल्के कर दिए। उसे बॉस की अटैक पावर को बढ़ने से रोकना था ताकि बॉस इजाबेला का डिफेंस ना तोड़ पाए। जब तक उसकी लाइफस्टाइल से रिकवर होने वाले हेल्थ पॉइंट्स प्रीस्टेस के डैमेज को कवर कर सकते थे और वो जिंदा रह सकता था, तब तक सब ठीक था। उसे ध्यान रखना था कि वो गलती से प्रीस्टेस को पहले ही ना मार दे। इजाबेला के कुछ और एबिसाल फ्लेम्स कास्ट करने के बाद बॉस मरने ही वाला था। नामुमकिन। तुम कौन हो? मेरा प्लान फेल नहीं होगा, अनिहिलन गुस्से में दहाड़ा। पर जाहिर है उसकी दहाड़ उसे किसी भी तरह से बचा नहीं सकती थी। इजाबेला के 2 और सुपर अबिसल फ्लेम्स कास्ट करने के बाद वो खुद को बहुत बड़ा समझने वाला लॉर्ड रैंक्ड बॉस जमीन पर आ गिरा। Ding! You have eliminated the abyssal demon Anihilan. Obtained 2,200,000 experience points. Obtained 1,000 gold coins. लॉर्ड बॉस के मरने के बाद बाकी लीडर बॉसेस इजाबेला के कुछ और सुपर अबिसल फ्लेम्स भी नहीं झेल पाए। Ding! You have eliminated the Wrath Guard Rodier. Obtained 1 million experience points. Obtained 800 gold coins. Ding! You have eliminated the Doombringer Eredwin. Obtained 1,100,000 experience points. Obtained 800 gold coins. Ding! You have eliminated the High Priestess Shirvallah. Obtained 1 million experience points. Obtained 800 gold coins. अपने आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स को साफ करने के बाद इजाबेला ने तुरंत उस प्रीस्टेस को भी मार गिराया जिसके हेल्थ पॉइंट्स पहले से ही काफी कम थे। इसके बाद ही वो अपने डिमोनिक नागा फॉर्म से वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल गई। कमाल कर दिया। इजाबेला बड़ी उम्मीद से जियांग फे की तरफ देख रही थी। साफ था कि वो चाहती थी कि जियांग फे उसकी तारीफ करे, इसलिए जियांग फे ने जल्दी से उसे थम्स अप दिया और उसकी तारीफ की। जल्दी चलो देखते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा ड्रॉप किया है या नहीं, इजाबेला ने खुशी से कहा। आखिर अगर जियांग फे स्ट्रांग होता तो ये उसकी अपनी रेपुटेशन के लिए भी अच्छा था। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। वो प्रीस्टेस की लाश पलटने की सोच रहा था क्योंकि वो उसके सबसे करीब थी। डिंग! You have eliminated all the bosses in Temple of Deities and Demons, Heroic Difficulty, Dungeon Cleared. Ding! Since your party is the first party to clear the Temple of Deities and Demons, Heroic Difficulty, please enter your party name. इससे पहले कि जियांग फे लाश को पलट भी पाता, डंजन क्लियर होने का सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके सामने आ गया।